इतिहास के कौन से भाग को? आदि ऐतिहासिक काल को। और कोशिश करेंगे कि इसे क्या करें, अच्छे से क्लियर करें। और तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। किसको पढ़ना है हम लोग को? ये अच्छा चल नहीं रहा है तो इससे नहीं लिखता हूँ, जो अच्छा चले उससे लिखने में फ़ायदा है। आदि ऐतिहासिक काल को आज हमें पढ़ना है। और ये आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जान लीजिए तो ये वैसा काल था जिसमें लिखा तो गया था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था। क्या था, कैसा काल था? वैसा काल था जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले थे लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया। जबकि प्राग ऐतिहासिक काल इस काल को कहते हैं जिसमें मानव को लिखने पढ़ने की जानकारी ही नहीं थी। वो क्या थे, केवल अपना भोजन शुरू करने के चक्कर में थे, बस खाने पीने के ही चक्कर में रहते थे। अतः उस काल को शिकारी या संग्राहक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आखेटक और संग्राहक काल, क्योंकि उनका मेन मकसद ही था कि शिकार करना, मांस को इकट्ठा करना, 2-4 दिन खाना, फिर शिकार करना, फिर इकट्ठा करना, फिर खाना। क्योंकि वो अभी मानव बनने का पहला चरण था और उसी चरण में इंसान क्या बन रहा था, बंदरों से धीरे धीरे मानव की तरफ परिवर्तित हो रहा था। तो वो भी काल उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन अब देखिए, क्योंकि जब वो मानव बन चुका था, उसके पास ज्ञान का अथाह भंडार शुरू होने लगा था। आप देखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। जिसमें पूरा पाषाण काल का जो काल था वो कहाँ तक था? 30 लाख से लेकर 40,000 ईस्वी तक के बीच में था और ये बड़ा लंबा काल था। और इसी लंबा काल में इसको पढ़ने के लिए इसे भी 3 भागों में बांटा गया था। क्या था? निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। और आपने देखा क्या कि उच्च पूरा पाषाण तक, क्योंकि निम्न पूरा पाषाण तक वो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर रहे थे, बड़े बड़े औजार बना रहे थे जो उतने अच्छे नहीं होते थे। लेकिन जैसे उसके बाद आते हैं अगले काल में, जिसको मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं, उसमें ये थोड़े नुकीले हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। और थोड़ा और आगे देखते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल में ज्ञानी मानव का उदय हो जाता है। जिस ज्ञानी मानव को हम क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं। ये सुना था आपने? और एक बंदर ऐसा मिला है हमारे भारत में ही, असम में मिलता है, जिसको रेड गैब्रल कहते हैं, लाल बंदर बेसिकली। वो बेसिकली क्या है? मानव की भांति है बिल्कुल, और सोचने समझने की क्षमता भी उसकी क्या है? मानव की तरह। लाल गिब्बन कहा जाता है। वो मानव की तरह सोचने की समझने की क्षमता है। और आज भी वो असम के लोगों के साथ रहते हैं। ध्यान रखिए, किसके साथ रहते हैं? असम के लोगों के साथ आज भी वो रह रहे हैं। तो वो भी उसी मानव में आते हैं, लेकिन वो अपने आप को उतना अधिक विकसित नहीं कर पाए जितना हम। आज वो खड़े होकर चलते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, वहाँ के लोगों के साथ खाना वगैरह भी बैठ के बनाते हैं, लेकिन अभी भी उनका माइंड उतना विकसित नहीं है और हम थोड़े ज़्यादा विकसित हो गए। तो यहाँ तक देखते हैं कि आपका मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि बेसिकली पशुपालन शुरू हो जाता है, जिसके साक्ष्य मिलते हैं आदमगढ़ और बागोर से, कि वहाँ के लोग पशुपालन करने लगते हैं। और सबसे पहला जानवर किसे पालतू बनाते हैं? कुत्ते को। और क्यों बनाते हैं इसके कारण मैंने बता दिया था आपको, तो उस कारण को दोबारा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है और अधिक से अधिक पढ़ना भी है। ठीक है ना जी? तो ध्यान देते हैं। उसके बाद क्या था? उसके बाद हमने देखा था कि नव पाषाण काल में आदमी का जीवन अस्थायी होने लगा था, क्योंकि वो जंगलों से मांस वगैरह तो लेके आ जाते थे, भोजन की व्यवस्था तो हो जाती थी, लेकिन हर जगह पानी की व्यवस्था नहीं थी। अतः पानी के कारण वो क्या हुए थे कि नदियों के किनारे बसना शुरू कर दिए थे, क्योंकि नदियों के किनारे उन्हें जल मिल जाता था और भोजन के लिए केवल उनको दूर जाना था और आना था। तो जैसे ये नदियों किनारे बसना शुरू किए, इसी नदियों के किनारे बसने के कारण एक नई सभ्यता का उदय हुआ। और इस नई सभ्यता को हमने हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना। ये भारत में हुआ। जबकि आप देखिए कि भारत में जब इस सभ्यता का उदय हो रहा था, उसी समय मिस्र में भी एक सभ्यता का उदय हो रहा था, जो कि मिस्र की सभ्यता से के नाम से जाना जाता है। और वो भी एक नदी के पास हो रहा था, जिस नदी का नाम क्या था? नील नदी। कौन सी नदी थी? नील नदी के पास वहाँ की एक सभ्यता उत्पन्न हो रही थी। और उसी समय एक और सभ्यता उत्पन्न हो रही थी, जो कि बेसिकली ईरान इराक के क्षेत्रों में था, दजला और फरात नदियों के बीच। इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते थे। और ये सभ्यता भी काफ़ी उन्नत सभ्यता थी, जैसे हमारे भारत की सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता की एक खासियत थी कि उन्हें लिखना आ गया था। इन हड़प्पा वालों को भी लिखना आ गया था। अब देखिए इसमें क्या था। चलते हम किस में, अब आ चुके हैं जब हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में, तो इसमें चलते। देखिए आदि ऐतिहासिक काल का जो काल कहा जाता है, आप लूसेंट में देखिएगा तो दिया है कितना? 2400 से लेके 1750। लेकिन अगर आप सर्वमान तिथि की बात करें, और लूसेंट छोड़िए, आप अगर आते हैं किस में? एनसीईआरटी के बुक में जाइएगा तो उसमें दिया हुआ है
2500 से लेके 1750 या कहीं कहीं 1500 भी देता है। क्या दिया है? 1750 पढ़ने के लिए। लेकिन जब आपने देखा कि इसकी जांच की गई कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा, क्योंकि जीवाश्म की जांच किससे होती है? कार्बन डेटिंग पद्धति से जीवाश्म की जांच होती है। और ध्यान से सुनिएगा मैं जो बात कर रहा हूँ, ये सवाल पूछता है कि जीवाश्मों की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कार्बन के वो परमाणु जिसका परमाणु भर कितना हो? 14 हो, C6 14, परमाणु भर 14, उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि जब हमें पृथ्वी की आयु पता करनी हो या फिर किसी भी पत्थर की आयु पता करनी होती है तो उस समय हम यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग पद्धति। अतः इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा क्या मिले थे? मानव के कंकाल मिले थे। और एक जगह तो इतने मानव के कंकाल मिले थे ना कि उसे क्या कहा गया था? मृतकों का टीला कहा गया था, जिसे हम मोहनजोदारो के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। अतः मानव के कंकाल से उनके जीवन का पता किया गया। और जो सर्वमान तिथि निकल के आई वो तिथि क्या थी? वो तिथि थी 2350 से 1750 की तिथि, ये सर्वमान तिथि थी। अब इस आदि ऐतिहासिक काल को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता कहते हैं? मैं लिखते जा रहा हूँ, केवल आप ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे ही मैं लिखता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो बेसिकली जब स्टार्टिंग में हम खोज कर रहे थे तो जितने भी नई नई जगह मिले थे, स्थल मिले थे, जो कि बेसिकली प्राचीन ज़माने से संबंधित थे, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित थे, सब एक नदी के किनारे स्थित मिले थे, जिसको सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थे। इसी कारण से इसे हमने क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता कहा। जबकि इसमें जो इसके जो खोज करता थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। और इनकी पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम हो जाता है, ये उपनाम था। क्या नाम था? उपनाम राय बहादुर। इनका उपनाम क्या था? राय बहादुर। ये पहले भी बहुत लोग लेते थे, तो बेसिकली राय बहादुर नहीं पूछता है, दयाराम, राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने ही पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। और इन्होंने जिस स्थल को खोजा उस स्थल का नाम क्या था? उस स्थल का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा। और इसकी खोज इन्होंने की थी 1921 में। कब की थी? 1921 में। और 1921 में इन्होंने जब खोज की थी तो ये केवल क्या कर रहे थे? इनको खुदाई के लिए रखा गया था। इनके ऊपर एक नेतृत्वकर्ता भी थे जो बता रहे थे कि यहाँ खुदाई कीजिए तो कुछ ना कुछ मिलेगा। उनका नाम था, इनके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम क्या था? नेतृत्वकर्ता का नाम था जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में क्या कर रहे थे? खोज रहे थे। अब मैं आपको इस क्या बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊं तो इसकी खोज 1853 में ही हो गई थी। जब लॉर्ड डलहौजी का काल था उसी समय क्या हो रहा था ना कि रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी। आपने सुना था मुंबई से थाने के लिए रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी और वही पटरी लगभग पूरे भारत में बिछाई जा रही थी। और इसके कारण क्या था? देखिए क्या था कि भारत से अंग्रेज चाहते थे कि जितना अधिक से अधिक संपत्ति लेके जा सकते हैं लेके जाएं। अतः क्या था ना कि जब ये संपत्ति को लेते थे, बेसिकली 1857 की पहले की बात करता हूँ, तो इस समय क्या करते थे? गरीबों से लूटते थे। तो जब लूटते थे तो क्या करते थे? संपत्ति को टायर गाड़ी या बैलगाड़ी के माध्यम से लेके जाते थे। इनकी मोटर गाड़ी थी। अतः ये संपत्ति को रास्ते में ही डकैत लूट लेते थे। अब आपके सवाल में दिमाग में ये भी सवाल है कि सर डकैत ही कहाँ से आ गए कि आखिर डकैत आए कहाँ से जो लूट लेते थे? क्योंकि भारतीय थे तो डकैत कहाँ से बन गए? तो इसकी भी एक कहानी है कि जब अंग्रेज भारत में तो उन्होंने क्या किया? टैक्स को बढ़ा दिया। इतने अधिक टैक्स ले लगे, जैसे कि भू राजस्व कर हो गया, अदर कर, कृषि पे कर लेने लगे। तो इतने अधिक कर लेने लगे कि किसानों की अपनी जमीन होने के बावजूद भी वो कर देने के कारण ना महाजनों से कि क्या हुए? कर्ज से दब गए। अब वो ना महाजन का कर दे पा रहे थे और ना अंग्रेजों को कर दे पा रहे थे, और खेत भी उनके लगभग जाए रहे थे। तो क्या करते? अपने पूछ की रात सुनिए ना कहानी, जिसमें एक हल्कू नामक किसान होता है जो क्या होता है? कर्ज के बोझ से दबा होता है और उसने एक फसल खेत में लगाई होती है और सोचता है कि मैं जाऊँगा, फसल हो जाएगा तो उससे कर दे दूँगा। लेकिन हर साल वो वही कार्य करता है, होता नहीं है, जिस कारण दिन भर वो मजदूरी करता था और रात को खेतों की रखवाली करता था। अतः ना सो पाता था और ना ही अपना काम पूरा
सही से कर पाता था। अब ये क्या हुआ कि रात को जाके खेत में सोता है, नील गाय आती है और नील गाय को ये भगाते रहता है, और वही ठंड का मौसम होता है, क्योंकि इसकी कहानी का नाम क्या है, पूस की रात। तो इस पूस की रात में इतने अधिक ठंड होते हैं कि बेसिकली क्या होता है ना कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, और तब वो एक जगह आग जलाता है और आग जला के वहीं पे बैठा रहता है। तब तक उससे भी उसका ठंड नहीं जाता है, तो उसका एक कुत्ता होता है, उस कुत्ते को अपने पास गले में लगा कस के पकड़ लेता है और तब सोता है, तो भी नहीं ठंड जाती है। और उसके पास एक कम्बल भी होती है जो क्या होती है, गरीबी के कारण फटी होती है, और तब वो नहीं जाता है, फिर भी वो आग जलाए रहता है, वहीं सोए रहता है, और सोए सोए उसको नींद आ जाती है ठंड के मारे। तब तक पता चलता है कि उसी आग की लपटें उसके खेत में चली जाती है और उसका सारा फसल जल के राख हो जाता है। लेकिन जल जाने के बाद भी वो किसान खुश रहता है, हल्कू खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उसने जो 2 कार्य लिए थे उसमें से अब एक कार्य समाप्त हो गया है। अब कम से कम वो रात को आराम तो कर सकेगा, अब दिन में मजदूरी करेगा और क्या करेगा, अपना कर चुकाएगा, क्योंकि एक टेंशन उसका खत्म हो गया। अब खेती गृहस्थी के चक्कर में रहना वो छोड़ देता था। ये जो कहानी प्रेमचंद्र ने लिखी थी, ये प्रेमचंद्र उस समय कहानी, आज़ादी की पहले कहानी लिखी जाती थी, उस समय ऐसा ही सिचुएशन था। अब किसानों से इतने न कर लिए जाते थे कि किसान अंततः क्या करते थे, अपनी भूमि को छोड़ देते थे, और भूमि छोड़ने के बाद क्या करे, कहीं मेहनत मजदूरी करते थे, और उससे भी जब उनका काम नहीं होता था तो वही किसान अब महाजनों को और अंग्रेजों को लूटने का कार्य कर रहे थे। क्या करते थे, महाजन और अंग्रेजों को लूट लेते थे। और जब अंग्रेज अपना सामान लेके भारत को लूट के यहाँ के पैसे जब लेके जाते थे तो रास्ते में क्या करते थे, ये रुक के उसे लूट लेते थे। अब लूटने के कारण अंग्रेज सोच रहे थे कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसको हम लेके चले और क्या हो, इसे कोई लूट भी ना सके, क्या हो, इसे कोई लूट भी ना सके। अतः उसी कारण उन्होंने, देखिएगा कि 16वीं शताब्दी में क्या होता है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी में, और औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार होता है। और ये भाप इंजन का जैसे ही आविष्कार होता है एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है और ये ट्रेन बनते हैं, रेल, और भारत में भी रेल बनाई जाती है। और उसी रेल को के लिए बनाने के लिए क्या बन रही थी, पटरियाँ बिछाई जा रही थी, जिसके तहत बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े टीलों को काटा जा रहा था। तो वही टीले जब हम सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी की जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कौन सा, बाड़ी द्वाब। बाड़ी द्वाब में क्या था, ब्यास और रावी के बीच का द्वाब था। तो वो जो बाड़ी द्वाब की चर्चा करते हैं, तो इसी रावी नदी के पास क्या हुआ था ना कि रेलवे के लिए खुदाई चल रही थी और उसी के अंदर एक बहुत बड़ी सभ्यता मिली थी, इसको सिंधु घाटी सभ्यता। तो उस समय की सभ्यता तो निकली, लेकिन जो थे लॉर्ड डलहौजी, उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसको छोड़ दिया कि जाओ हटाओ, इससे सब क्या मतलब है हमको। और वहाँ के जो लोग थे, तेज लोग, उसी के ईंटें उठा के, और क्योंकि वो पकी ईंटें थी, अपने घर में प्रयोग करे जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये क्या है, कौन सी सभ्यता, किसी को क्या मतलब है, सब गरीबी में मर रहे हैं। और आप देखिएगा, आप बताएं कि देश की आज़ादी के बाद भी जब 1970 और 47 के दशक के पिक्चर देखिएगा तो उस फिल्म का नाम क्या था, रोटी कपड़ा और मकान। क्या नाम था, रोटी कपड़ा और मकान। मतलब कि वहाँ की उस समय की स्थिति ये बता रही थी फिल्म की, उस समय की स्थिति क्या थी, रोटी तक नहीं थे, कपड़ा नहीं थे, मकान नहीं थे, इसी के लिए फिल्म बन रहा था। आज की फिल्म देखिए, आज की फिल्म में कहीं सुना है कि रोटी कपड़ा मकान, किसी रोटी के लिए कोई लड़ता हुए। आज की फिल्म आ रही है बैंग बैंग, झगड़ा करते रहिए, बंटी बबली, चोरों की कहानी आ रही है। क्यों? क्योंकि अब वो रोटी का झंझट खत्म हो गया है। अब की गानों में भी सुनिएगा तो क्या कर रहे हैं, मुझे बुगाटी दिखा ले, चाहे डुगाटी या फिर पर्स की भी बात करते हैं, लैम्बोर्गिनी में घुमा दे। तो बेसिकली क्या है, उस समय की अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा चेंजेज आए हैं। और उस समय हमारे पास टायर गली तक नहीं थे, पैदल लोग दिल्ली तक चले जाते थे, पैदल लोग भारत के बड़े बड़े दूर शहर तक जाते थे। जानते क्या करते थे, एगो डंटा लाठी ले लेते थे और लाठी के पीछे कुछ कपड़े बांध लेते थे और उसी कपड़ों में सतुआ वगैरह ले लेते थे और आराम से अपना टहलते टहलते चल देते थे और रास्ते भर में वही सतुआ खाते चलते चलते अपना जगह पर तक पहुंच जाते थे। हाँ, भले महीना 2 महीने लगता था, लेकिन आराम से पैदल चल के पहुंच जाते थे। आज आप लोग को कह दूं कि बबुआ दिल्ली जाना है पैदल, कितना लोगों में तैयार होगा? अगर किसी को 5 लाख रुपया भी दिया जाए कि तोरा 5 लाख का इनाम दे रहे हैं तो दिल्ली पैदल चल जाए, नहीं जाएगा। आज जइबो करेगा तो जानते क्या करेगा, बुद्धि लगाने लगेगा कि रास्ता में कौन दिख रहा है, रहो कोनो बस पकड़ लेते हैं। अब 5 लाख तो मिलेगा ही, अब आप तेजी दिखाइएगा, पैदल नहीं जाइएगा। यहाँ से 4000 किलोमीटर लगभग पड़ता है, 4000 नहीं, हाँ लगभग 4000 किलोमीटर होगा। तो बेसिकली 4000 नहीं होगा, कितना होगा जी, 1500 किलोमीटर है।
1000, क्योंकि देखिए पूरा 3214 तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, तो 4000 कहाँ से होगा? 1 से 1500 होगा, लेकिन रास्ता घूम फिर के जाइएगा तो हो सकता है कि 2000 के आसपास पहुंच जाए। तो बेसिकली अब ऐसा नहीं ना कि नाक के सीधे चलना है तो नाक के सीधे चल जाइएगा। उस ससुराली वाले वो कहानी था जिसमें नाक के सीधे जाना था और पेड़ पौधा चढ़ते जा रहा था। ऐसा तो नहीं कीजिएगा कि सामने घर आए तो रुके छत पर चढ़ के उस पार कूद जाते हैं। रास्ते से ही जाइएगा। तो बेसिकली 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की दूरी मायने रखती है। आप छपरा से पैदल नहीं आते हैं, फ़ोन करने लगते हैं कि भैया तनी बाइक लेके आ जाओ ना, बड़े ज़रूरी है, छपरा आ गए हैं। ठीक है, तो कोरोना की बात हटे ना, मजबूरी में तो आप चाइना पहुंच जाइएगा। तो वही बात कर रहा हूँ। तो वही जब रेलवे की खुदाई हो रही थी वहाँ पे क्या निकला था? निकल रही थी ईंटें निकल रहे थे, लेकिन लोग क्या कर रहे थे? उसको तोड़ तोड़ के अपना घर बना रहे थे, किसी को उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन बाद में इसके बारे में सोचा गया, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसे निकलने लगे, तो अब सोचा गया कि इस सभ्यता की खोज में, और लोग खोजी आने लगे, जिसमें एलेक्जेंडर कनिंघम पहले थे जिन्होंने क्या किया था? पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। कौन थे? एलेक्जेंडर कनिंघम ने एक सरकारी रूप से कहे तो पुरातात्विक विभाग की स्थापना की, और 1921 में इसे मान्यता मिल गई। तो 1921 के समय वाइसराय कौन होगा जी? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड उस समय थे। और चेम्सफोर्ड के समय क्या हुआ था? 21 में ये पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक विभाग का स्थापना हो जाती है। तो यही जो सभ्यता थी, कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, अब इसकी खोज और तेज बढ़ जाती है। और ठीक 1 साल बाद एक और व्यक्ति जिनका नाम था राखाल दास बनर्जी। क्या नाम था? राखाल दास बनर्जी ने क्या की? एक नए स्थल की खोज की जो उस समय का सबसे अधिक और सबसे बड़ा शहर था। नाम इसका था क्या? मोहनजोदारो। क्या नाम था? और 1921 के 1 साल बाद कौन सा साल होगा जी? 1922 में ये भी पाकिस्तान के 22 लिखना था, 21 लिख दिए। ये भी पाकिस्तान के लड़काना जिला में खोजा गया था। एक मटकोमड़ी जिले में खोजा गया और एक लड़काना जिले में खोजा गया ये। तो अब ये जो आप समझ गए कि ये था। अब देखिए इसको उन्नत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस सभ्यता में 1857-58 में जब ये 1863-64 में जब इसकी खोज चल रही थी, उस समय हमारे भारतीय सभ्यता के सभी लगभग लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। कच्चे मकान थे, घास फूस के मकान में रह रहे थे। और वहाँ दिख रहा है क्या कि ये छत के मकान बनाए हुए हैं और सब के सब पक्की ईंटों के मकान बनाए हुए हैं। इनकी नालियाँ इतनी सर्वोच्च थी कि क्या कहा जाए, हर घर हर गांव में। आज हमारे गांव में देखिए हम इतने आधुनिक हो चुके हैं 1921 में। आज आप जाके देखिए आपके गाँव में नाली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नाली की सुविधा नहीं है, सड़कों पर लोग पानी गिराते हैं, सड़क भरे रहते हैं नाली से। नाली भी बनी उतने उत्तम किस्म के नहीं है। और उस समय उत्तम किस्म की नालियाँ बनाई जाती थी। उस समय के जो सड़क थे वो भी एक दूसरे को समकोण पे काटते थे ऐसे। अब वहां चलने वालों के बीच में होता था कि नहीं जाना है तो यहां से मुड़ना है। और जान लीजिए कि उनके घर के दरवाजे भी सड़क की तरफ ना खुल के सड़क के पीछे की तरफ खुलते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तेज थे। सड़क की तरफ अगर दरवाजा खोल के रखेंगे तो सड़क से आने जाने वाले चोर चुहार भी हो सकते हैं। तो चोरी का डर था। घर के वस्तु दिखेंगे तो लोग घुसेगा चोरी करने के लिए, लेकिन पीछे तो कौन आएगा चोरी की? दूसरे के छोटे छोटे बच्चे हैं जो सड़क पे आते हैं। तो हो सकता है कि उस समय बच्चा चोर भी रहते हो। पशु रखते हैं, पशु भी चोरी कर ले। और तब वो घर के दरवाजे पीछे रखते थे। और पीछे दरवाजे रखते थे इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास जाने के लिए रास्ते नहीं थे। उसके लिए भी वो गली बनाते थे और गली का रास्ता भी बड़ा सुदूर था। ठीक है। और देखिएगा तो एक तो उन्नत जल किस्म था, उसके बाद पूजा पाठ के लिए भी अलग अलग व्यवस्था थी। कहा जाता है कि एक बहुत बड़े स्नानागार को मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदारो में। जिससे और उसी के बगल में क्या था? एक पुरोहित आवास भी था। और उस पुरोहित आवास में क्या था कि वहाँ सामूहिक रूप से लोग नहाते थे और नहा की पूजा करते थे। और उस समय के सबसे फेमस जो चिन्ह था वो चिन्ह कौन सा था? स्वास्तिक का चिन्ह था। सभी मानते थे। उस समय के जो प्रमुख देवता थे उनको कहा जाता है पाशुपत। पाशुपत का मतलब होता है कि जो पशुओं के साथ रहता है, पशुओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करने वाले को पाशुपत कहा गया। और आपको बता दें कि हम पाशुपत किस देवता को कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। अतः उस समय जो पूजा की जाती थी वहाँ के इतिहासकारों ने क्या कहा कि वो आदि शिव की पूजा करते थे। तथा वहाँ उस समय माता का वैल्यू पिता से ज़्यादा था। मतलब कहने का अर्थ यह है कि उस समय जो समाज थी, कैसी समाज थी? मात्र सत्तात्मक समाज थी। मतलब माता की सत्ता थी।
मात्र सत्तात्मक कहने का मतलब क्या कि सत्ता जो थी माता जी की थी। आज अगर महिलाओं की सत्ता हो जाए तो आपका क्या होगा? कई नाती के बेटा जाके बाजार से सामान ले आइबा कि तार झोटा उठा के कुची मुड़ी, हाँ कि नहीं? लेकिन अभी भी सत्ता किसकी है? किसकी सत्ता है जी? हाँ, अभी भी सत्ता किसकी है? अभी मात्र सत्तात्मक नहीं है, ना ही अभी पितृ सत्तात्मक है, अभी बराबर सत्तात्मक है। बराबर का मतलब दोनों का। अगर दोनों का बात सुन के, एगो का बात सुन के चले गए, आप पत्निया का बात नहीं सुने तो भर पेट कूटेगा, नहीं तो क्या करेगा? कुंड डाल देगी। सुने कि नहीं? कुंड का मतलब खिसिया जाएगी, एगो कोप भवन में जाके मुंह फुला के बैठ जाएगी। आ कहेगी का कि अब हम तोरा बात ना सुनेंगे, अब हम तोरा घरे नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं कहाँ? पहले ये भी गाना बनता था, आप सुने नहीं है? तपेश्वर चौहान का गाना कि नाती जा तनी नहीं हरवा, सुने कि नहीं सुने? तो ये सब, तो ये जब महिलाएं गुस्साती थी तो कहाँ जाती थी? नैहर जाती थी। सुने हैं? तो अभी देखिए, आज से कुछ दिन पहले की भी देखिएगा तो महिलाओं की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी। आज देखिएगा तो महिलाओं की स्थिति क्या हो गई है? बहुत बढ़िया हो गई है। क्योंकि आज कि जो सबसे पश्चिमी छोड़ता, कोई व्यक्ति था जो पश्चिम में क्या करता, जाके सूत गया था। क्या नाम था? सूत का गेंडो। और पश्चिम से उठ के जब ये पूरब आया तो ये आराम कर रहा था। तो क्या नाम था? आलमगीरपुर। ये किस राज्य में है? ये मेरठ में है और ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और उसके बाद जब सूत के उठा तो उसे बड़ा क्या लगा था? भूख लगा था। तो उसने किससे मांगा? तो उसने दाई से माठा मांगा। किससे मांगा? दाई से। तो दक्षिण में कौन सा है? ये कहाँ पड़ता है जी? महाराष्ट्र में। और उसके बाद क्या किया? दाई में से क्या मांगा? माठा मांगा। और माठा मांग के क्या किया? पी लिया। तो मांडा, क्या नाम है? मांडा। और मांडा कहाँ है जी? मेरठ कहाँ है? यूपी में। और ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ये कहाँ है? पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में है? बलूचिस्तान में। हाँ वही, जो भी नदी किनारे हो, बलूचिस्तान में। तो याद रखिए, देखिए सवाल कभी कभी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल कौन सा था? तो वो था मांडा, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और अगर सबसे दक्षिणी की कहे तो कौन सा था? दाइमाबाद। और सबसे पूर्वी कहे तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। और सबसे पश्चिमी कहे तो कौन सा था? सूतका गेंडोर, जो कहाँ स्थित था? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। क्लियर? अब ये तो हो गया। तो इससे क्या लग रहा है कि चरकुट्ठा है, मतलब क्या है? चौकोर है। लेकिन क्या है? ये चतुर्भुजाकार है? नहीं है। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि बहुत बार पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार। क्लियर? इतना तक क्लियर हुआ? इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। अतः यह ध्यान, तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि इसकी कहाँ कहाँ है। अब इसको याद करने के याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति था, वो पश्चिम में क्या कर रहा था? सूत रहा था। और उत्तर में आके आराम कर रहा था। सॉरी, पश्चिम में सूत रहा था, पूरब में आराम कर रहा था। और उसके बाद दाई माँ से क्या मांग रहा था? माठा मांग के पी रहा था। समझ में है कि नहीं? पश्चिम में सूत रहा था, उत्तर में आराम कर रहा था, दक्षिण में दाई माँ से क्या कर रहा था? माठा मांग के उत्तर में जाके पी रहा था। अतः सबसे पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी क्या कर रहा था? सूत रहा था। तो पश्चिम में कौन सा क्षेत्र? सूतका गेंडोर। और पूरब में पूछे तो आराम कर रहा था, तो आराम से आलमगीरपुर। और अगर दक्षिणी पूछे तो दाइमाबाद। और उत्तरी पूछे तो मांडा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए अब देखिए, एक सवाल ये भी पूछता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो बेसिकली कैसे लोग थे और कहाँ के लोग थे, इसकी चर्चा बार बार करता है। तो ध्यान दीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनको हम क्या कहते हैं? द्रविड़ लोग थे। कैसे द्रविड़ लोग थे? द्रविड़ या भूमध्य सागरीय। कहाँ कहाँ के लोग थे इसमें? भूमध्य सागरीय प्लस द्रविड़ थे। द्रविड़ वो जो आज दक्षिण भारत के क्षेत्र में रहते हैं, वही द्रविड़। तो क्या थे ये? भूमध्य सागरीय थे, साथ साथ में द्रविड़ भी थे। और इनके घर की जो बनावट थी बड़ी ही सुदूर थी, जिसमें दो प्रकार के घर बनाते थे। एक होता था शहरी क्षेत्र, एक क्या होता था? एक होता था शहरी क्षेत्र और एक होता था ग्रामीण क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के में जान लीजिए कि सबसे उत्तर में होता था शहरी क्षेत्र और नीचे क्या होती थी? ऊपरी क्षेत्र।
शहरी कहा जाता था और निचला क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र। भूमध्य सागर के आसपास से आके बसे था भूमध्य सागरीय भी कहा जाता है। ये आके बसे थे बेसिकली सर। तो भूमध्य सागर से आके बसेंगे तो उसको क्या कहेंगे? भूमध्य सागर नहीं कहेंगे। तो ये भूमध्य सागरीय थे और पूछता भी है, ध्यान में रखिएगा। और ये आप देखिएगा आपके बुकों में मिलेगा, चाहे आप किसी भी किताब में उठा के देखिए, लूसेंट में देखिए, एनसीईआरटी में देखिए, तो कहा गया क्या है कि लोग कहाँ थे? भूमध्य सागरीय और द्रविड़ लोग थे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या थी? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दो अलग अलग, जिसमें जो ऊपरी शहर था उसको शहरी कहते थे और जो निचला था उसे ग्रामीण कहते थे। तो गाँव के लोग बेसिकली गाँव में रहते थे और शहर के लोग शहर। और इस पूरी सभ्यता को हम कौन सी सभ्यता कहते हैं? यह एक कैसी सभ्यता थी? यह एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यह एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। उन्नत नगरीय सभ्यता। अब आपके दिमाग में जा रहा है कि सर यहाँ लिखे हैं शहरी और यहाँ लिखे हैं ग्राम और यहाँ लिखे हैं नगरी, अतः इन तीनों में अंतर क्या होता है? किनको पता है इसके तीनों का अंतर? कोई बता सकता है? शहरी, हाँ, ग्रामीण, शहरी और नगरी, नगरीय का अंतर कोई बता सकता है इसमें? आपने देखा है, नगर निगम देखा, शहर निगम देखा और ग्राम देखा, क्या आप इसका अंतर बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ध्यान से सुनिए, देखिए, ग्रामीण शहर उस शहर को कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं, शहर नहीं, ग्रामीण क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पे वस्तुओं का उत्पादन होता है। क्या होता है? वस्तुओं का केवल उत्पादन होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता है। जबकि शहरी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां हम गाँव में उत्पाद किए गए वस्तु को ले जाके बेचते हैं। शहर का मतलब एक ऐसा बाजार जहाँ पे ग्रामीण लोग क्या करते हैं? अपने वस्तुओं को ले जाके सेल करते हैं, बेचते हैं। समझ में आया? अब कोई दिक्कत? तो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ वस्तुओं का उत्पादन होता है और शहरी क्षेत्र जहाँ वो क्या करते हैं? वस्तुओं को ले जाके बेचते हैं। जबकि बात आए नगरीय की, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये पूरी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि नगरीय सभ्यता का मतलब होता है कि वैसी जगह जहाँ पे वस्तुओं को उगाया भी जाए और बेचा भी जाए, मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों जहां स्थित हो, उसी को क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता। तो यहाँ पे क्या थे? दोनों थे। क्या थे? दोनों सभ्यता थी, जिसमें क्या थी? नगरीय भी और शहरीय भी और ग्रामीण भी, क्योंकि यहीं पे ये उपजाते भी थे और यहीं पे ये बेचते भी थे। तो ये दोनों क्या थे? भले निचला और ऊपरा रह रहे थे, लेकिन ये टोटल क्या था? एक ही क्षेत्र था, जिसमें ऊपरी क्षेत्र को शहरी कहा जाता है और निचले को। और इनके घर जान लीजिए, जो ऊपरी शहर होते थे और निचले शहर होते थे, तो ऊपरी शहर जो शहर होते थे जहाँ पे बेसिकली पैसे का लेन देन होता था, क्योंकि ये कैसे लोग थे? व्यापारी लोग थे और ये व्यापार पे निर्भर थे। कृषि यहाँ होती थी, लेकिन अधिकांश इनका जीवन किस पे निर्भर था? व्यापार पे निर्भर था। और ये सभी के सभी लोग क्या थे? व्यापारी थे। तो ध्यान रखिएगा कि जब व्यापारी है तो शहर बनाया, और शहर बनाया तो वहाँ पैसे का लेन देन होगा, और जब पैसे का लेन देन होगा तो लुटेरे भी होंगे, हाँ कि ना? तो अब लुटेरों से बचने के लिए ये शहर को क्या करेंगे? घेराबंदी करवाएंगे। अतः आपको देखिएगा कि शहरों का क्या किया गया? दुर्गीकरण किया गया था और ये बड़े बड़े बाउंड्री से इसको क्या किया गया था? पूरे शहर को घेरा गया था। क्यों? ताकि अगर कोई व्यक्ति इस पे लुटेरा आता है तो हम उससे क्या कर सकें? अच्छे से मरम्मत उनका कर सके। हमारे गांव में क्या कहते हैं? मरम्मत, मतलब लाठी से भरपेट कूट सके। समझ रहे हैं? ओकरे ना मरम्मत कहते हैं। अब आपके घरे चोर आएगा तो ओकरा बैठा के कहिएगा, सुधार बबुआ, तोरा सुधार के हम छोड़ेंगे, अब तोरा यहाँ से जाने नहीं देंगे, गोर हाथ बांध दीजिएगा। नहीं ना, पहले हम क्या करते हैं? अगर चोर हमारे घर आ गया, गलती से धरा गया, तो हम क्या करते हैं? अड़ोसी पड़ोसी का, गांव जवार का, अतखोरवा लतखोरवा का जितना खीस होता है सब बेचारा ओकरे पे उतार देते हैं। इहो नहीं पूछते कि तो चोरी काहे के लिए, क्योंकि करिए गया तो एक को दुख बड़ा कहानी बताता था कि मेरे घर वाले गरीब थे, अतः नहीं कुछ होया तो चोरी। रे घर वाला तो सबका गरीब होता है, तो सबका चोरे बन जाता है। आज जाके देखिए कि जितना हमारे जवार में गरीब घर वाले हैं, उनका बाल बच्चा क्या कर रहा है? खूब जा रहा है बाजार में 20 रुपये का एक पुड़िया गांजा ले रहा है, और वो क्या कर रहा है? गांजा पी के गर्दा उड़ा रहा है। और गाने भी आ रहे हैं कि हम छपड़ा से बानी, हमरा गांजा चाहिए। ठीक है, तो ऐसे गाने आ रहे हैं। और बड़ा क्या 20-25 रुपये का पुड़िया मिल रहा है और हर दुकान पे अवेलेबल है।
पीते हैं काजी? चलिए ध्यान दीजिए, 20 से 25 रुपए के छोटे छोटे पुड़िए मिल जा रहे हैं। और याद रखिए, आज की जो हमारे बाद वाली पीढ़ी है, हम तो बेसिकली क्या थे, जब तक दारू था लोग दारू पे ही बदनाम थे। जैसे ही दारू बंद हुआ, इतने अधिक गांजे बिक रहे, इतने अधिक। याद रखिए कि आपके आसपास के छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल 12 साल है, वो भी आजकल क्या कर रहे हैं, अपने बड़ भैयन के साथ बैठ के गांजा पी रहे हैं। संस्कार नाम का चीज़ अब दुनिया से बिलीन होगा। बड़का बैठा के ला रहा है गाड़ी पे, आकर जो ना किन ले, हती चुकी आ रहा है खरीद के दुकान में। कभी कभी जाके बैठ जाता है, यहाँ जाइएगा तो भट्टी पे करण का दुकान है, उसी के अगल बगल दुकान में जब मैं बैठ जाता हूँ तो देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे सिगरेट खरीदने के लिए आते हैं। क्या आप पूछेंगे किसके लिए ले जा रहा है, तो कहते हैं पापा के लिए। आज जब मैं पूछा भी था उसे किसके लिए लेके जा रहा बउआ, तो कहा पापा के लिए। जब मैं वापस गाड़ी घुमा के आया तो देखा नहर पर बैठ के पी रहा है। अब उतार के एक झापड़ खींच के दिया, तो कह रहा है का कि तू पैसा दे ले बड़ा के चिल्लाता रहा। बोले बात तो ठीक कर है, हैले बउआ तोरा मार दिए थे, हैले एगो और सिगरेट का पैसा ले जा तू फिर पी। सोच लीजिए, क्योंकि बेसिकली जो भी बच्चे हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े हैं ना, वही उन्हें साथ में बैठा के क्या करते हैं, कहते कि ले ना तनी चीख, ले भतीजा चीख। चाचा है तो भतीजा को चिखवा रहे हैं। अरे चिखवाना है तो उसको शिक्षा सिखवाइए ना, कि ले बउआ ही पढ़, इससे क्या फ़ायदा वो बताइए, उससे उसका जीवन सुधार होगा, इससे क्या होगा। चलिए इसको छोड़ते हैं, वापस यहाँ थे। तो यहाँ पे क्या था, शहरी और ग्रामीण दोनों थे। अतः शहरी क्षेत्र में क्या था, उन्नत और विकसित था, और यहाँ बेसिकली व्यापार ही होते थे। तो पैसों के कारोबार के कारण यहाँ पे चोरी होने का खतरा अधिक था, अतः इसके दुर्ग बनाए जाते थे। ठीक है, अब एक और नाम के बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि दो नामों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम सर्वमान्य है या हड़प्पा नाम सर्वमान्य है। किसी किसी पुस्तक में देखिए, जैसे कि लूसेंट के पुस्तक में देखिएगा तो लूसेंट कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मान सर्वोपयुक्त है, जबकि जैसे ही आप आते हैं एनसीईआरटी में तो इसमें इतिहासकार ये बदल देते हैं, कहते हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही नहीं बल्कि अन्य नदियों के आसपास भी मिला था। इसमें नर्मदा नदी घाटी के आसपास भी क्या मिले थे, बड़े बड़े क्या मिले थे, इन शहरों के साक्ष्य मिले हैं। अतः एक नदी के पास होता तो उसे एक नदी की सभ्यता कह देते, लेकिन एक नदी के पास नहीं बल्कि अन्य नदियों के पास भी मिला है। अतः इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब सभ्यताओं की जब खोज होती है तो उसमें जो सबसे पहला स्थल मिलता है उसी के नाम से उस सभ्यता का क्या किया जाता है, नाम रखा जाता है। अतः मैं इस सभ्यता का नाम सर्वमान्य इतिहासकारों के अनुसार क्या था, क्योंकि सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा की, अतः इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा तो आपको एक और नाम ध्यान में आ रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब ऐसा कैसे हो गया जी, तो चलिए मैं इसके बारे में भी थोड़ा बताता हूँ कि क्यों कहते हैं। देखिए, जब मैं कुछ बताऊं तो आपके दिमाग में क्या सवाल आना चाहिए कि क्यों करते हैं, क्योंकि शिक्षा डिग्री के लिए और नौकरी के लिए नहीं ली जाती है। जब आप पढ़िए ना तो शिक्षा लीजिए किसके लिए, नॉलेज के लिए। और जब आपके पास नॉलेज है तो कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसे आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। लेकिन हम अगर अब पढ़ने की बात कर दूं तो हम किसके लिए पढ़ते हैं, बेसिकली जब छठा सतवा पहला दूसरे से पढ़ते हैं तो उस समय ऐसे ही पढ़ते हैं, कोई पूछता नहीं है। 10th में आपके गार्जियन आपके नोटी पर चढ़ जाते हैं, काहे, क्योंकि उनको डिग्री चाहिए, कहते बबुआ फर्स्ट डिवीजन। आखिर बताइए कि आज हमारे पास सभी डिग्री है, मैट्रिक की डिग्री, इंटर की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री है कि नहीं है, और हो सकता है कि सब अच्छे पास हो, मेरा सब फर्स्ट का डिग्री है। क्या मैं उस डिग्री को छाती पे चिपका के घूम रहा हूँ कि देखिए मैट्रिक का छाती पे चिपका है फर्स्ट, कपार पे ग्रेजुएशन का चिपका है फर्स्ट, और पीठ पे इंटर का चिपका के चले कि फर्स्ट, दिखाते चले किसी को, किसी से कोनो मतलब है उस डिग्री से आपको कहीं भी। अगर मेरा क्या 3rd डिवीजन आया रहता ग्रेजुएशन में तो क्या मैं बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता था, दरोगा का एग्जाम दे सकता था, नहीं दे सकता था और निकाल भी सकता था। लेकिन जानते हैं, हमें किसी ने ये नहीं कहा कि बउआ डिग्री के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। सब ने हमें यही कहा कि बउआ डिग्री के पीछे भागो, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन आएगा, इंटर फर्स्ट। बाद में पता चला कि अगर ऐसा था और इतने ही फर्स्ट की मान्यता ही थी तो हमें बिहार पुलिस में केवल इसलिए, चाहे किसी भी जॉब में इसलिए ले जाना चाहिए था कि हमारा सब फर्स्ट है, तो लीजिए सर मेरा डिग्री बनी, हमको ज्वाइन कराइए। क्या हो जाता है ज्वाइनिंग, उसके बाद भी आके अब दोबारा उसी चीज़ को पढ़ना पड़ता है, और इतना शिद्दत से पढ़ना पड़ता है कि क्या कहें। क्यों, क्योंकि हम उस समय पढ़े नहीं होते हैं, हम लोग उसके किसके चक्कर में आते हैं, केवल डिग्री के। तो चीट से पास हो जाए, जैसे भी पास हो जाए उसी के चक्कर में आते हैं। और राहुल सर पैर देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, लग रहा था थोड़ा सा बच गया, जैसे कहें तब तक हट गया पीछे, ठीक है, उस बात का ध्यान रखिए। इधर पैर बाहर निकालिए,
हाँ, अब आगे ध्यान दीजिए क्या है। तो बेसिकली ये जो डिग्रियां हम कमाते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, केवल देखिए आप भी यहाँ किसके लिए पढ़ने आए हैं? एक बताइए इसमें कोई के नॉलेज के लिए आए पढ़ने? सब के सब यहाँ आए हैं कि केहूँ पढ़ के नौकरिया ले लें, और रट्टा भी मार रहे हैं तो किसके लिए? नौकरिया के लिए। आज जान लीजिए कि नौकरिया हो भी जाएगा और नॉलेज नहीं रहेगा तो उस नौकरिया में आप गधे की तरह जीवन जीजिएगा जैसे बाकी समय। तो बेसिकली अगर आपके पास नॉलेज है, सही नॉलेज है, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो आपसे नहीं निकलेगा। किसी भी एग्जाम में जाके आप निकाल सकते हैं। साथ साथ में आपका वैल्यूएशन बाकी लोगों के वैल्यू के मुकाबले ऊपर होगा। क्योंकि कभी जब देखिए समाज में बात चलती है, 20 लोग बैठ के बतियाते हैं, तो उसमें जो ज्ञानी होता है जब वो बोलना शुरू करता है ना तो बाकी सब चुप हो जाते हैं और सब उसको क्या करते हैं? सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है। तो नॉलेज है तो आप नेता हैं। मोदी जी का बात सब क्या सुनता है? बड़का बड़का बात कहते हैं, बोलने का तरीका अच्छा है तो सब बैठ के सुनते रहते हैं। सुनते हैं कि नहीं? और उनको नेता बना दिए। तो बेसिकली नॉलेज इंपॉर्टेंट है, डिग्री नहीं। मोदी जी के पास कौन सी डिग्री है? भारत का प्रधानमंत्री है डिग्री। तो डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा आप कहीं भी मारे मारे नहीं फिरिएगा। और डिग्री है तो देखिएगा IIT का डिग्री करके आया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पास होके आया व्यक्ति जाके देखिए क्या कर रहा है? चाय बेच रहा। IIT चाय वाला, MBA चाय वाला, हाँ BCom फुचका वाली। जो बिजनेस से कॉमर्स करे उसको फुचका बेचने की जरूरत है जी। जो BCA करे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एकेडमिक, वो कंप्यूटर की दुनिया में महारत हासिल करेगा, वो क्या ठेला चलाएगा, चॉप बेचेगा। लेकिन उन्होंने भी क्या किया? धारण किया। क्या धारण किया जी? डिग्री धारण किया, नॉलेज धारण नहीं किया। क्योंकि अगर एक IITian नॉलेज धारण करता है ना तो वो इन्वेंट करता है। देख लीजिए आपको किसको? APJ अब्दुल कलाम 5 मिसाइल बनाई, देश के राष्ट्रपति बने, कौन नहीं जानता उनको? तो उस व्यक्ति ने नॉलेज धारण किया। और हम क्या कर रहे हैं? आप में भी बहुत सारे ITI किए होंगे, आप में भी बहुत सारे ITI किए होंगे। क्या ITI में अपने नॉलेज किया, ग्रहण किया? अगर आप ITI किए हैं, किसी ने इलेक्ट्रीशियन से किया है, अगर मैं इलेक्ट्रिक सामान एक ला के दे दूं और उसमें कैथोड एनोड खोजने की बात कर दूं, प्लस निगेटिव पॉजिटिव खोजने की बात कर दूं, तो वो सोचने लगेगा। क्यों सोचने लगेगा? क्योंकि बेसिकली उसने भी क्या किया है? उसने भी जो पढ़ाई की है वो किसके लिए की है? केवल डिग्री के लिए की है, नॉलेज के लिए कोई नहीं पढ़ा। तो हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? नॉलेज के लिए। तो जहां भी अगर मैं कहूं आपको समझ में नहीं, आप क्वेश्चन पूछिए। मैंने कहा कांस्य युगीन सभ्यता, तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए था कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों? क्योंकि जैसे ये सवाल आने शुरू होंगे उसके आंसर आने शुरू होंगे, और आंसर आने शुरू हो गए तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तथ्य याद करने में क्या क्या मिला वो तनी सा तकलीफ वाला बात है। बाकी तनी डेट याद करना पड़ेगा, बाकी के पूरी कहानी याद रहेगी तो तथ्य डेट तो ऐसा हूँ देख के मार देंगे। वही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो बात करता हूँ, लेकिन मैं खोजने की बात कर रहा हूँ कि कौन कैथोड कौन एनोड। तो कैसे आप कंफर्म कीजिएगा? ठीक है, मल्टीमीटर किस तथ्य पे कार्य करता है आप बताइए? AC पे नहीं, मतलब वो कौन से क्रम के कार्य करता है? श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम? अभी आपने श्रेणी का, अब पलट दिए समानांतर। और श्रेणी क्रम में कौन कार्य करता है? याद रखिएगा DC AC होता है। तो DC क्या होता है? तो डायरेक्ट करंट किससे मिलता है? बैटरी से। और AC भी अल्टरनेटिव करंट होता है। तो उसमें क्या घुमा के आता है? उसमें भी करंट डायरेक्ट ही आता है और इसमें भी करंट डायरेक्ट ही जाता है। फिर दोनों को छूने में एक मारता है, दूसरा क्यों नहीं मारता है? चलिए हम जब पहुंचेंगे साइंस में तो इसकी चर्चा करेंगे। बेटर जब विद्युत पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो इसको अच्छे से चर्चा करेंगे, तब आपसे पूछेंगे और बताएंगे। बेसिकली याद रखिए, जिस मल्टीमीटर की बात करते हैं वो श्रेणी क्रम पे जोड़ा जाता है, समानांतर पे नहीं। और वो कार्य AC का करता जरूर है, और उसको मल्टीमीटर इसलिए कहा जाता है कि 1 से 4-5 काम कर सकते हैं। उसे आप विद्युत प्रतिरोध भी नाप सकते हैं, उसे आप वोल्टेज भी नाप सकते हैं और विद्युत धारा भी माप सकते हैं। क्लियर? ध्यान देते हैं, इसलिए उसे मल्टीमीटर कहा जाता है। हम वापस यहाँ पे आते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के पास आते हैं, क्योंकि वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं लंबाई चौड़ाई नहीं बताएं, केवल बताएं कि कहाँ से कहाँ तक। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के एक अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। और कांस्य युगीन सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आपने सुना था
सुना क्या था, मैंने आपको कल कहानी बताई थी कि प्राग ऐतिहासिक काल में एक धातु की, नवपाषाण काल के अंत में क्या होता है, एक धातु की खोज हुई थी। कौन सी धातु की? तांबा। और उसी तांबा में क्या हुआ था ना कि इन लोगों ने, किसने? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने 70% तांबे में 30% टीन मिला दिया। और ये 70% तांबे में जैसे ही 30% टीन मिला, ये थोड़ा कठोर हो गया। और इसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? कांच से कहते हैं। तो कभी कभी आपको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ देता है कि कांच किसका किसका मिश्रण होता है, तो किसका? तांबे और टीन का। जबकि आपको पूछे कि पीतल किसका मिश्रण होता है, तो पिताजी याद कर लीजिएगा। किसका याद कीजिएगा? पिताजी। पी से पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता के मिश्रण से होता है। तांबा और जस्ते से क्या बनता है? पीतल। और जस्ते की बात करते तो जस्ता में क्या हुआ? जस्ता एक अलग ही तत्व है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब समझने वाला, ये अगर चलेंगे हम साइंस में तो इसको याद करेंगे, यहाँ समझते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने नए धातु को बनाया था जिसको क्या बोलता है? टीन और किसको मिला के? तांबे को मिला के बनाया था। इसी कारण से इस सभ्यता को क्या कहते हैं हम? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब हम क्या करते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए छू दीजिए उसको, थोड़ी देर के लिए छूइए उसको। हाँ लाइए ना जी, इसमें क्या दिक्कत है? ऑन कर दिए, एक बार उसको चेक कर लिया जाए कि साउंड चल रहा है कि नहीं। मुझे लगता है कि चल रहा होगा, आई होप कि चल रहा हो। नहीं तो आप समझिएगा ना, कॉपी पे लिखिए ना, छोड़िए मोबाइल का क्या मतलब है। जितना ज्ञान दे दिए उतना ही बहुत है। चलिए, तो बेसिकली कहा जाता है कि सेंट्रो फ्रूट खाने के बाद दिमाग चलता है। मैंने कहा तो ये लोग नींद नहीं लगता है, तो बउआ छोड़ दीजिए, उनको सो लेने। चलिए हम ध्यान से देखते हैं और कोशिश करेंगे कि आराम आराम से समझते चलें, और जितना भी मैं समझाऊं आपके भेजे तक बात पहुंचे। वरना मैंने भेजा तो क्या भेजा, जो आपके भेजे तक नहीं भेजा तो थोड़ा तकलीफ होगी। क्लियर? अभी तो जब तक रस निकलेगा बोला में दिक्कत है, कोई बात नहीं। चलिए, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना, जो सबसे पहली खोजी सभ्यता थी। दूसरी कौन थी? मोहनजोदारो थी। उसके बाद भी बहुत सारे मिले। मोहनजोदारो को जानते हैं क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। क्यों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जब हम आएंगे वहाँ पे तो ध्यान दें। ठीक है, तब तक सबसे पहले चलते हैं हड़प्पा में। देखिए, हड़प्पे की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। कब? 1921 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सर जॉन मार्शल। और भारत नहीं, हाँ उस समय भारत ही था। भारत का पहला पुरातात्विक स्थल भी कौन था? हड़प्पा ही था। क्लियर? अब इसमें से जब खोदा जा रहा था तो कुछ वस्तुएं मिली थी, और उन वस्तुओं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। और तब मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी वस्तुओं की चर्चा करता चलूं, ताकि क्या हो, आपके एग्जाम में पूछे तो बेसिकली वीडियो देखिए जाइए, काम आपका हो जाए। क्लियर? लेकिन इस फ़ोन की एक खासियत है, कभी कभी अच्छी बातें रिकॉर्ड नहीं करता है। तो वीडियो तो रिकॉर्ड करता है, आवाज़ गुल कर देता है, लेकिन बेसिकली किसी ने हिलाया नहीं है, अतः वो चलेगा। ध्यान दें। चलिए देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले जो मिला था ना, क्या मिला था? शंख के बैल मिले थे। क्या मिले थे? शंख जानते हैं क्या होता है? समुद्र में पाया जाने वाला एक छोटा सा जीव होता है जो धीरे धीरे बढ़ जाता है और अपनी हड्डियों को छोड़ के जब बाहर निकल जाता है या फिर मर जाता है, तो उसी की हड्डियों के पीछे हम थोड़ा सा काट के, छेद करके और उसे बजाना शुरू करते हैं, जिसका प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। हाँ, और आप देखे होंगे कि शंखा से जो मिलते हैं, शंख या फिर जो सीप मिलते हैं, उन सीपों से बहुत सारी कलाकृतियाँ करके बाजार में अभी भी बेची जाती हैं। देखें कि नहीं देखे हैं? आइएगा आपके घर पे, देखिएगा शंख बना है, उसके ऊपर उसी शंखा से गणेश जी बनवा दिए हैं और बना के सेल होता है। तो उसी प्रकार के ये शंख के बैल बनाते थे। तो ये शंख के बना बैल से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है किसने बनाया, इन्होंने किसको बनाया है? बैल को बनाया है। तो इसके कहने का अर्थ क्या है कि उस समय बैल होते थे, और जब बैल होगा तो निश्चित है कि हल भी चलेगा, तो हल भी होगा, और हल होगा तो कृषि भी होती होगी। तो ये शंख का बना बैल ये प्रमाण देता है कि समय क्या होगी? कृषि होगी। और जैसे ही आप दूसरे प्रमाण में देखते हैं तो क्या है? उर्वरता की देवी की चर्चा की गई है। क्या कही गई है? देखिए यहाँ पे उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली। उर्वरता की देवी का मतलब क्या है?
कि इस मूर्ति में ये मृण मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? मृण मूर्ति। और मृण मूर्ति का मतलब क्या होता है बताइए तो कोई? याद है इन लोगों को? मिट्टी की बनी हुई मूर्ति को क्या कहते हैं? मृण मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मृण मूर्ति। अतः एक मिट्टी की मूर्ति मिली जिस मूर्ति के गर्भ से दिखाया गया कि एक पौधा निकल रहा है। तो अतः ये पौधा निकलने का मतलब क्या है कि ये लोग खेती बाड़ी करते थे, खेतों से अच्छे से परिचित थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और ये खेती भी करते थे और तथा जिस जमीन से खेत उगाते थे उस जमीन को पूजते भी थे, उसकी पूजा भी करते थे। और किस रूप में पूजा करते थे? उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। किस रूप में पूजा करते थे? उर्वरता की देवी, मतलब आज की धरती माता, जिसमें सीता जी हाथ जोड़ के अंदर समा गई थी। समझ में आ रहा है? आज की वो तो सीता दिख नहीं रही है। चलिए, तो आज राम भी कहाँ दिख रहे हैं? जब सीता नहीं है तो राम कहाँ है? हाँ, रावण तो मैं यहीं सामने खड़ा हूँ, इसकी खोजने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, ईंटों के बने वृत्ताकार चबूतरे थे। अब ईंटों के चबूतरे से क्या पता चलता? बेसिकली चबूतरे का प्रयोग किस लिए किया जाता था? लोगों के बैठने के लिए चबूतरे बनाए जाते थे। तो सोचिए कि जब ईंटे के चबूतरे बनेंगे तो निश्चित है कि यहाँ पे लोग बैठते भी होंगे, मतलब आपस में लोग बैठते थे और समरसता के साथ बातचीत भी करते होंगे। हो सकता है कि ढोल नगाड़े भी बजाते हो अपने मनोरंजन के लिए, और ये अपने मनोरंजन के लिए जुआ खेलते थे और जुए में अपना व्यापार का संपत्ति विधान में लगाते थे। इसको आगे हम देखेंगे। बस इतना ही जानिए कि जो चबूतरे बनाए जाते थे, लोग बैठते थे, बैठने के क्या होता था? आपस में बातचीत भी करते थे तथा नए नए खेल भी खेलते थे। ठीक है, इसके बाद अगला साक्ष्य क्या है? R37। इसका मतलब जानते हैं क्या है? R37 का मतलब है कि यहाँ पे कब्रें मिली थी, इंसानों के कब्र मिले थे। मतलब कि अब आपको बताऊं तो संविधान प्रणाली यहाँ पे 3 प्रकार के विकसित थे। एगो पुनः संविधान, एगो आंशिक संविधान, एक को कहते हैं दाह संस्कार। पुनः संविधान, आंशिक संविधान और दाह संस्कार, 3 प्रकार की प्रथा इस समय विकसित थी। तो पुनः संविधान का मतलब क्या था कि किसी को जमीन के अंदर दफना देना। क्या दफना देना? जमीन के अंदर दफना देना। उसके बाद जो दूसरा साक्ष्य मिला था आंशिक संविधान का, इसके बारे में जान लीजिए। इसमें जानते क्या होता था? आंशिक संविधान में यही आंशिक संविधान ही करना चाहिए। मैं भी सोचता हूँ कि हम लोग जब मरे तो हम लोग का आंशिक संविधान हो। जानते हैं आंशिक संविधान में क्या होता था? उस व्यक्ति को जब मरता था उसको ले जाके जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता था। अब जो गिद्ध वगैरह थे, अन्य जानवर थे, उसके सभी मांसों को खा जाते थे। क्योंकि देखिए, अब हम जलाए भी तो बर्बादे हुआ, जमीन कर दफनाए तो भी सर के बर्बादे हुआ। अगर उसे कोई जानवर खा जाए तो कम से कम मरते समय भी तो किसी का पेट भर के जाएंगे ना। तो पहले और उसके बाद उसकी हड्डियों को लेके जला या दफना दोनों किया जाता था। तो इसको कहा जाता था आंशिक संविधान। क्या कहा जाता था? तीसरी प्रथा जो विद्यमान थी वो था दाह संस्कार, जो आज भी विद्यमान है। जो क्या है? आज भी विद्यमान में। और देखिएगा कि जो लोग बेसिकली हम लोग में गुजरते हैं उनको क्या करते हैं? नदियों के किनारे ले जाके जला देते हैं और उनकी राख को क्या करते हैं? नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? दाह संस्कार। और आपको बता दूं कि सनातन प्रथा में ये तीनों विद्यमान थे। आज भी जो बड़े बड़े ओझा भगत होते हैं उनको जलाया नहीं जाता है। देखिएगा, उनको घाट पे ले जाया जाता है ना, तो उन विद्वानों को जलाया नहीं जाता है, बल्कि उनको क्या किया जाता है? दफना दिया जाता है। क्यों? उनका ज्ञान व्यर्थ ना हो, उनकी अपनी सोच होगी। और आज भी चलता है, तो यहाँ भी चल रहा था। उसके बाद देखिएगा कि जो जैनी होते हैं, जैन धर्म के लोग होते हैं बेसिकली, या फिर एक और होते हैं बौद्ध जैनी, या एक और पारसी होते हैं। पारसियों क्या करते हैं ना कि अपने शव को लेके गिद्धों के बीच में छोड़ देते। उसका वीडियो मेरे फ़ोन में होगा, कहिएगा मैं दिखा दूंगा। छोड़ देते हैं और उनके मांस को काट काट के चाकू से केवल हड्डियां लेके जाते हैं, बाकी सब वहीं पे गिद्धों को खिला देते हैं। और उसके बाद उनकी हड्डियों का क्या करते हैं? वो दाह संस्कार करते हैं, जलाते या दफना देते हैं। तो ये भी प्रथा विद्यमान है हमारे पास। और तीसरा तो हम रोज देखते हैं, रोज नहीं मतलब सड़क पर जाते होते एक आदमी को दिख ही जाता होगा। बेसिकली गाँव में रोज नहीं कह सकता हूँ, बट साल भर 2 साल में एक बार मिल ही जाता है एक आधू। मतलब देखा जाए ज़्यादा बड़ा गांव है तो 2-4 को भी मिल जाता है, नहीं तो एक आधू को तो कभी कभी मिल ही जाता है। बेसिकली लड़कों को खास करके, क्योंकि लड़कियों को घाट पे नहीं जाया दिया जाता है। और ये भी अब सवाल मन में आया कि काहे लड़कियों को घाट पे नहीं जाने दिया जाता है। चलिए, क्यों नहीं जाने दिया जाता है इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। घाट पे जब लाश को जलाया जाता है ना, तो लाश जलता है, गलता है,
और लड़कियां जो होती है दिल की कमज़ोर होती हैं, अतः उसके घर वाले को वहाँ पे उसकी लाश को भी जलाया न जाए ना, तो ये दिल से सोचने के समय हो सकता है इसको बेहोशी आ जाए या हार्ट अटैक आ जाए। इस कारण से, और दूसरा क्या, कहीं हो सके जाके कूद भी जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। एक से एक काल धरती पे महान महान व्यक्तित्व है, तो बेसिकली ये भी होता है। और दूसरा क्या होता है कि जब वो लाश जलता है ना, तो अलग अलग जगह से जलता है और अजीब प्रकार के होते हैं, तो महिलाओं का थोड़ा सा घिनो तनी ज़्यादा बढ़ता है। हम लोग को उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन महिलाओं का तो हो सकता है कि अधिक से अधिक लगे ओए आए करे तो बाकी लोग का भी दिन खराब कर दे। इसी कारण से महिलाओं को वहाँ नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि महिलाएँ सही में अधिक से अधिक किसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है। क्योंकि देखिए, अगर कोई जा रहा है, भले 2 दिन खेती जाए, तो अगर वो जाएगा तो टेपना चुआ चुआ के घरे में जाके पलंग पर बैठ के रोएगी, है ना मुस्कान, आ खूब रोएगी 4-5 दिन तक, जबकि पता है कि जो गया है वो वापस आएगा। फिर भी बिना मतलब के, और रोने का कुछ कारण भी नहीं होता है। तो महिलाओं के रोने का बेसिकली कोई कारण नहीं होता है। किसी किसी को तो मैथ समझ में नहीं आता तो भी चिल्लाती है आधा 1 घंटा तक, और चुप भी ना होए। आप पूछेगी का है, बताओगी कि पिटाओगी, 20 बार कहते कि बताओगे, अब दे दूँ थप्पड़ खींच के। तब सबसे अंतिम में, हमको मैथ समझ में नहीं आ रहा। अरे पागल, तो मैथ पढ़ने से ना समझ में आएगा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन पे हमने लोगों को देखा है। इसी के लिए, क्योंकि महिलाओं का दिल जो होता है कमज़ोर होता है, और वहाँ जाए तो ये लगेगी अटंग बटंग करने। दूसरा क्या, हाँ, सबसे खास बता दे रहा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंसान के अंदर बीमारी होती है डबल मैन पर्सनालिटी डिजॉर्डर। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा समझते हैं, और अचानक से उसी के बारे में हमेशा ध्यान में रखते हैं, और वो व्यक्ति जब आपके सामने गुजर जाता है और आप उसको देखते हैं, तो बार बार, क्योंकि उसके साथ रहने के कारण, बार बार उसके बारे में सोचने के कारण आपका मानसिक स्थिति भी वैसी हो जाती है, और कुछ समय चलते चलते आप उसकी तरफ बोलने, रहने और बात करने लगते हैं, और फिर वापस वैसे ही हो जाते हैं, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि भूत धले लेबा, चुड़ैलिया भूतवा। और इसको डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं, डबल मैन पर्सनालिटी डिजॉर्डर। तो महिलाओं को ले जाने का ये भी कारण होता है कि ज़्यादा ध्यान दे देगी उनको भूत पकड़ लेता है। अब फिर मान लीजिए कि भूत पकड़ लिया, तब ओझा आएगा, एगो दारू लाएगा, और पता नहीं क्या क्या लेगा, खाएगा पिएगा। अब महिलाओं के लिए एगो और फायदा, जो चरहाक महिला होती है, जानते क्या करते हैं, सास बार बार बोलती है, बार बार उसके पति भी बोल के चले जाते हैं, पीट उठ देते हैं, तो चलहाक महिला है, अपने पति पे हाथ नहीं उठा सकती है, अपनी सासू माँ पे भी हाथ नहीं उठा सकते, तो रोज रोज पिटा रही है, आखिस मन में दबाई जा रही, दबाई जा रही, दबाई जा रही। एक दिन क्या करती है, ड्रामा करती है, अपन झूठा पूरा खोलती है, कहती है कि हमारा क्या आ गया है, भूत धल लिया है। कहती नहीं है, एक के हाली बदल जाएगी। उसके बाद सासों को पटक पटक के मारती है, पतियों को मारती है। अगर गलती से बेचारे के, देखिए उनके ऊपर आ रहा है, हमको लगता है कि क्लास की इकलौती महिला वही है। मैं चर्चा किसकी कर रहा हूँ, महिला की कर रहा हूँ, तब तक वो हूँ करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब याद दीजिए, वो हंसाना चाहते तो मैं भी उन्हीं पे कह के हंसा देता हूँ। अब जानते हैं, सुन लीजिए, अब ये महिलाएं तो भर पेट पीट दी, आप पीटने के बाद तब तो के बाद ओझा ओझा बोला जाता है। ओझा को भी जो मारते हैं तो 2-4 लात उनको भी दे देती है। फिर भी किसी तरह, हाँ दिख रहा है, फिर भी किसी तरह ओझा लोग क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं। और ठीक करने के बाद चली जाती है, क्या कहती है कि हम एकरा चाचा हैं, अगर दोबारा एकरा मारेगी तो हम फिर आएंगे। तो सास को सुधार भी देती है। सास सुधर गई कि नहीं सुधर गई? एक तो बेचारी का सास सुधर गई, अब सास झगड़ा करेगी ओकरा से? नहीं करेगी। बताइए कि बहू और सास में कभी टेंशन होगा कि बहू ने मारा था? वो कहेगी नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छी थी, हम इतना दिन से बोल रहे थे मारे थे, नहीं मारी थी, एक चचवा आके मार दिया, एक चचवा खत्म है, बहू हमारी। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल चीज़ था, सास बहू का झगड़ा भी निपट गया। रोज रोज मारने और झिक का पति भी डरे नहीं मारेंगे, कहीं मारे फिर भूतू करके चचवा आ गया तो क्या होगा। इस कारण से तो ये महिलाएं कुछ करती है, तेज महिलाएं। और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा भूत किसको पकड़ता है? इसीलिए उनको कब्रिस्तान पे नहीं लाया ना, तो नहीं मार सकते हैं ना। आगे देखिए, अब देखिए, अब मैंने कहा था कि देखिए यहाँ पे क्या मिला था, संघ का बैल मिला था। तो मैंने कहा कि बैल होगा तो कृषि होगी, यहाँ पे उर्वरता की देवी मिली थी। अब देखिए यहीं से प्रमाण मिला गेहूं और जौ का भी, जिससे पता चला कि ये गेहूं और जौ का भी प्रयोग करते थे, ये दालों का भी प्रयोग करते थे और उन्नत किस्म के दाल खाते थे। तो इनके, और आगे देखिए, जब अगर दाल भात और चावल मिलेगा तो खाने के लिए वस्तु भी तो चाहिए ना। तो देखिए पीतल का इक्का, इक्का गाड़ी कहते हैं इसको। इक्का मतलब जानते हैं क्या होता है?
बर्तन और थाली या फिर कोई भी आभूषण बनाने के कारखाने को इक्का कहते हैं या मनका कहते हैं। क्लियर? तो ये मिला कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता से। और इसी उर्वरता की देवी की फोटो मिलने के कारण कहा गया कि ये लोग क्या थे? माता की पूजा अधिक करते थे, अतः क्योंकि सबसे ज़्यादा मूर्ति मिली थी इनकी, अतः इस समाज को भी क्या माना गया? मातृ सत्तात्मक समाज माना गया। क्लियर? आगे आते थोड़ा सा और ये कहाँ से साक्ष्य मिला था जी? मटगोमरी जिला पाकिस्तान, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। यहाँ आते हैं अब किस में? मोहनजोदारो में। अब इसको भी समझ, देखिए मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब इसे मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है इसके बारे में जान लीजिए। ये मोहनजोदारो जो था लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित था, और जब इसकी खुदाई की जा रही थी एक ही जगह से अत्यधिक आदमियों के लाश मिल रहे थे, केवल लाश। तो इससे पता चलता है कि जब ये सभ्यता समाप्त हो रही थी तो इन पे या तो किसी लुटेरे ने आक्रमण कर दिया था, या फिर भूकंप आया था जो इसको उठा के जमीन के साथ पलट गया था, और या फिर अनुमान लगाते हैं कि बाढ़ आई थी और बाढ़ में तोपा जाने के कारण क्या होता है, इनकी अस्थियां मिट्टी के अंदर दब गई थी। तो ये मृतकों का टीला कहने का मतलब ये भी आज समझ सकते हैं कि इनके मिटने का कारण क्या था? या तो लुटेरों ने इन पर आक्रमण किया, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आर्यों ने नहीं बल्कि भूकंप आया था और ये भूकंप के नीचे दब के क्या हो गए? मर गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भूकंप से दब के नहीं मरे, बल्कि हो सकता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आया हो और उसमें ही दह के मर गए। और आपने पिक्चर बनी थी एक शायद ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो, उसमें दिखाया कि सही में बाढ़ आया था। और उसमें एक जानवर के भी चित्र बताए गए थे। इसके 10 मोहर में एक यूनिकॉर्न जानवर होता है, उसकी फोटो दिखाई गई, एक सिंघा, वही इसको यूनिकॉर्न कहते हैं, आप एक सिंघा हिरन कहते हैं इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर इसमें साक्ष्य में देखें तो इसमें सबसे पहला साक्ष्य क्या मिलता है? स्नानागार के साक्ष्य। इस स्नानागार का साक्ष्य के बारे में जान लीजिए कि ये बहुत बड़ा, आज हम खास करके छापड़ा में बनता है स्विमिंग पूल, तो हम क्या करते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं वहाँ, और 300 रुपया देते हैं काहे के लिए? पोखरा में नहाने के लिए। 500 है, हाँ तो 500 रुपया, सोचिए हाथा ना पैसा, बाप रे बाप, हमारा 500 रुपया हो गया तो हम पोखरा में नहा के 4-5 बार समोसा जाके खा के चले आएंगे। हम तो पोखरे में नहाते हैं भाई, हम नहीं जाते हैं। कौन जाएगा स्विमिंग पूल में नहाने? वही मजा जब हमको पोखरा में मिल रहा है तो स्विमिंग पूल में कहा जाए? तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, आजकल के लोग दम भरते हैं कि हम लोग स्विमिंग पूल बनाए, हम लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। वो बोकवा सबको क्या पता कि आज से 4500 साल पहले भी लोग स्विमिंग पूल बना के रखा है, जिसको क्या कहते थे? स्नानागार, मतलब नहाने वाला पोखरा, स्विमिंग पूल। इस पोखरे से पानी निकलने की भी सुविधा थी और पानी भराने की भी सुविधा थी। और याद रखिए इसी स्नानागार के बगल में एक भवन मिला, जो भवन था पुरोहित भवन। क्या था? पुरोहित आवास के नाम से जाना जाता था। और उसी पुरोहित आवास के बगल में एक मंदिर भी था। अतः कहा जाता था कि यहाँ के लोग इस तालाब में नहाते थे और उसके बाद पुरोहित आवास में ब्राह्मण के साथ जाते थे और मंदिरों में क्या करते थे? पूजा किया करते थे। आज भी देखिएगा कि जहाँ हमारे बड़े मंदिर है वहाँ एक तालाब भी होता है। थावे जाइएगा, तालाब है, तालाब से नहाने के बाद सीधे जाइए पुरोहित आवास, पंडित जी का भी घर मिलेगा, उसके बाद मंदिर मिलेगा। तो ये प्रवृत्ति क्या हमारे धर्म से अलग थी? नहीं थी, इसीलिए इनको सनातनी भी कहा जाता है। याद रखिए, जैसे आप आगे आते हैं तो इसमें मोहर मिलते हैं, अभिलेखा युक्त मोहर। और इन्हीं मोहरों की बात कहूँ तो इसी मोहर पे आदि शिव की तस्वीर मिली है। इसी में क्या मिली है? इन्हीं मोहरों पे क्या मिली है? आदि शिव की तस्वीर मिली है, जहाँ क्या है कि एक व्यक्ति, अरे तनी अच्छा से बनाना पड़ेगा, एक व्यक्ति कहाँ बैठे हैं जी? बेसिकली पलथी मार के चौकी पे बैठे हुए हैं। ठीक है, चौकी पे बैठे हुए तपस्थल में। और इनके जो दाएं, इधर क्या होगा, इधर दाएं होगा ना, दाएं साइड में एक, बता दे रहा हूं, एक भैंसा और गेंडा है, जबकि दूसरे साइड में हाथी और बाघ बैठे हुए हैं। क्या बैठे हैं? हाथी और बाघ बैठे हुए हैं। तो पूछता है कि जो मूर्ति मिली है उसके दाहिने तरफ, बाएं तरफ कौन बैठे हैं? तो बाएं तरफ क्या है जी? हाथी और बाघ बैठे हुए हैं। जबकि दाएं तरफ की बात करें तो क्या है जी? भैंसा, भैरवा लिख दिए हैं, भैंसा और गेंडा बैठा है। और इनके देखिए, क्योंकि चौकी पर बैठे हैं, चौकी पर बैठा दें इसे, चौकी पर बैठे हैं
और इनके चौकी के नीचे इनके पैरों के पास क्या बैठी है? 2 हिरन बैठी है। मैं लिख दे रहा हूँ, क्या बैठी है? 2 हिरन बैठी मिली है। तस्वीर देखिए। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि इनके साथ कितने जानवर मिले कुल, तो कुल जानवरों की संख्या कितनी है? 6। कुल जानवरों की संख्या 6। लेकिन अगर एक एक जानवर की बात करें तो कितने जानवर थे? 5। क्योंकि देखिए, एगो भैंसा, एगो गेंडा, 2 गो, एगो हाथी, एगो बाघ, 4 गो और 2 गो हिरन, कै गो हुआ? 6 गो नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसे बात करूँ कि कितने प्रकार के जानवर थे, तो प्रकार के कहे तो 5 प्रकार के, लेकिन जानवरों की बात करें तो 6। अतः ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है कि आदि शिव के पास कितने जानवर बैठे मिले थे, तो आप 5 नहीं मारिएगा, क्या मारिएगा? 6 मारिएगा। लेकिन अगर यही सवाल थोड़ा बदल के पूछे कि आदि शिव की जो मोहरें मिली हैं मोहनजोदाड़ो से, उस मोहर के पास कितने प्रकार के जानवरों के प्रमाण मिले हैं, तो कितना होगा? तब होगा। प्रकार कहेगा तो 5 और जानवर कहेगा तो 6, क्योंकि ये 2 हिरने हैं। कंफर्म। और यही छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या होता है, आपका जाना हुआ भी सवाल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या मिले हैं? अभिलेखा युक्त 10 मोहर मिले। इन पे अलग अलग इन्हीं मोहरों में एक यूनिकॉर्न की तस्वीर मिली है। इन्हीं मोहर में आपको गेंडा मिलता है, हाथी मिलता है। लेकिन इस पूरी सभ्यता में जिसका कुछ नहीं मिलता है वो होते हैं हमारे शेर भाई। कौन होते हैं? शेर। शेर के प्रमाण यहाँ नहीं मिले हैं। घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, घोड़े के दांत मिले हैं, लेकिन घोड़े का चित्र नहीं मिला है। और शेर तो कहीं मिला ही नहीं है। चलिए तो उसके आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है कि अन्नागार मिला है। अब इस अन्नागार से आपको क्या समझ में आता है? ध्यान दीजिए। जब अन्नागार है कि इसका मतलब क्या है कि ये भी आने वाले खतरों से क्या थे जी? परिचित थे। और इसी के लिए ये क्या करते थे? अन्न इकट्ठा करते थे कि कभी अगर आपातकाल स्थिति हुई तो हम इस अन्न का क्या कर ले? प्रयोग कर ले। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहें तो हो सकता था कि इनकी कृषि बहुत ही उच्च थी, अतः ये अधिक से अधिक अन्न उपजाते थे और अन्न को रखने के लिए क्या बनाते थे? एक अन्नागार बनाते थे। और याद रखिए, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन यही अन्नागार है। सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार। और दूसरा बड़ा भवन स्नानागार। तो ये सवाल पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार, स्नानागार, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा? याद रखिएगा, सवाल पूछता है। और इससे ये समझ में आता है कि यहाँ के लोग कृषि में उन्नत थे, अधिक से अधिक फसल उगाते थे और व्यापारी होने का हो सकता है कि अन्नागार में रख के और आराम से बाहर निकाल के बेचते थे। हो सकता था कि कोई होता ऐसा व्यापारी होगा जो जाता होगा, खरीद के लाता होगा, इस अन्नागार में अन्न भरते होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि आज का हमारा वो कोल्ड स्टोर होता है ना, तो हम क्या करते हैं? कोल्ड स्टोर में अन्न रखने के लिए बनाते हैं और अन्न रखते हैं और कुछ दिन के बाद तक बेचते हैं। वैसे जैसे कि आज का कोल्ड स्टोर है, हो सकता था कि ये कोल्ड स्टोर की तरह विकसित किया गया हो और इसमें अन्न सड़े ना इसके लिए रखा जाता है। जैसे आज हम कोल्ड स्टोर में आलू ले जाकर रख देते हैं और 5 साल तक खाते रहते हैं, हाँ कि ना? 5 साल नहीं, साल भर तक खाते ही हैं। फल रख देते हैं, तो हो सकता था कि वहाँ का ये कोल्ड स्टोर था। तो आज हमें इस बात पे खिसियाना कि हम कोल्ड स्टोर बना लिए, कुछ नहीं बनाए हैं हम, तो उन्हीं का क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। आगे देखिए, तो एक मिली थी यहाँ पे कांस युक्त नर्तकी की मूर्ति। किसकी मिली थी? कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। मतलब कि इससे क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग संगीत और नृत्य से परिचित थे और ये लोग नाच गाना भी देखते थे। तो आज आप ऑर्केस्ट्रा देख के खुश मत होइए कि आप ज़्यादा तेज है, ना जी। आपसे कितना साल? 4500 साल पहले, मतलब 4500 साल पहले भी क्या कर रहे थे? तो आप कोनो नए नहीं हैं, आपने कुछ नया इन्वेंट नहीं किया। वो नहीं पवन सिंह कहते हैं कि हम इधर लकीर खींच रहे हैं, आप इसी पे रेंगते हैं, रेंगेंगे। वही हाल तो लकीर इन्होंने खींचा था, पवन सिंह खींचे चाहे ना खींचे। याद रखिए, क्योंकि पवन सिंह भी किसी के खींचे लकीर पे चल रहे हैं। उनसे पहले भरत शर्मा थे और मनोज तिवारी थे ना। गुड्डू रंगीला का थोड़ा सा गला की बात नहीं है, गला की आवाज़ की बात करें तो इसका तो आवाज़ सही में बेस्ट है। और इससे बेस्ट जो पहला आवाज़ था वो भरत शर्मा का आवाज़ था। सुनिएगा, उसके गाने कभी ज़्यादा लोगों, मेरे पापा उसको थोड़ा ज़्यादा सुनते हैं, तो उसके कारण से। और ये जो मैंने आपको गाने का एक बोल सुनाया था, अरे आप उठ गए क्या? अरे आप लोग ध्यान से देखिए, उठ गए। भरत शर्मा के ही गाने का मैंने कहा था कि जनती जे जारल जीतू, इतना अच्छा गाना था कि इस गाने को जो सुनता था ना, बैठ के रोता था। हम उनको देख के हंसते थे, काहे रो रहा है? ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे गाने। और पहले के जो गाने थे और आज के जो गाने थे, पहले का गाना कोई भी सुन सकता था, कहीं भी सुन सकता था।
उस गाने में कुछ ऐसी अश्लीलता नहीं थी। आज का कोनो गाना आप किसी के सामने नहीं सुन सकते हैं सिवाय एक व्यक्ति, किसके? ट्रैक्टर वाले के। ये ट्रैक्टर वाले जो व्यक्ति होते हैं खुद भी सुने या ना सुने पूरा दुनिया को सुनाएंगे। और उस अश्लीलता को सबसे ज्यादा कौन फैलाते हैं? ट्रक वाले और ट्रैक्टर वाले। हाँ, अब टेम्पो वाला आ गए हैं, कमांडर वाले। बस वाले तो नहीं बजाते हैं चोंगा, लेकिन कमांडर और पिकअप वाला पूरा एकदम चोंगा लगा के चलते हैं। चेवरा में मन ना लगे तो हेडफोन लगाइए कान में और स्वयं गाना सुनिए। सबको सुनाने की क्या जरूरत है? छोड़ दीजिए, नहीं वो बात हटाते हैं। बेसिकली अच्छी बात है, गाना सुनिए, आपके पसंद का है। आप एक हेडफोन ले लीजिए और अपना मोबाइल लगाइए जेब में और फुल साउंड कर दीजिए। नॉइज कैंसिलेशन वाला हेडफोन लीजिए कि आपको बाहरी आवाज़ ना सुने, और उसके बाद जोतते रहिए। नहीं गिरेगा तो बड़का वाला ले लीजिए, ऐसे अच्छा से उसको गमछी से बांध के फिक्स कीजिए। हाँ, और नहीं तो कान में कोई कांटी लगवा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। बेसिकली देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्या मिले थे? पुजारी के भी प्रमाण मिले थे। किसके प्रमाण मिले थे? पुजारी के। तो मैंने कहा नहीं था कि स्नानागार में एक पुजारी था, इसको पुरोहित भवन था। तो पुजारी का मतलब क्या है जी? कि यहाँ पे क्या होता था? पूजा भी होती थी, और सबसे ज्यादा ये मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से होती है? ये हड़प्पा काल नहीं, हाँ हड़प्पा सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या कांस्य युगीन सभ्यता, इसी समय से क्या हो रही थी? मूर्ति की पूजा चल रही थी। ये कोई आज का नया नहीं है। और मूर्ति के भी प्रमाण यहाँ मिले। ठीक है, आगे थोड़ा सा और आ गया तो देखिए, अब यहाँ देखते हैं तो ये देखिए आपके दिखे पशुपतिनाथ के सिक्कों पे मूर्ति मिली थी। अब इसकी चर्चा तो हो चुका है यहाँ पे, तो इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए सिप्पी की बनी पटरी की भी फोटो मिली थी। सिप्पी का पटरी, तो जब रेल था नहीं तो पटरी कैसे बन गया? सिप्पी की पटरी, सिप्पी का पीढ़ा पे बैठेगा का? यहाँ सिप्पी की पटरी की चर्चा की गई है। पटरी का मतलब कि वो उस प्रकार के क्या कह सकते हैं, गाड़ी से भी परिचित है जिनको पटरियों पे दौड़ाया जाता था, भले उसको रेलगाड़ी ना कहे। बैलगाड़ी तो वो पहिए वाला था। ठीक है, हाँ हो सकता है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे उसके बाद यहाँ से घोड़े के दांत भी मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे घोड़े को ये लोग जानते थे, लेकिन घोड़े का चित्र नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, दांत मिला, हड्डी भी कहीं से मिलेगा, आपको दिखाएंगे। लेकिन क्या नहीं मिला जी? घोड़े की बनी चित्र नहीं मिली है, जिससे कभी कभी सवाल पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या घोड़े के प्रमाण मिले हैं कि नहीं? तो प्रमाण मिले। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े का चित्र नहीं मिला है, और उसमें हम मार देते कि हाँ जब दांत मिला तो चित्र काहे नहीं मिलेगा? तो चित्र नहीं मिला, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि गीली मिट्टी पे कपड़ा लगा के उसको मैनेज करते थे, ये भी मिला है। तथा आज हम दम करते हैं कि हम सूती कपड़ा पहने हैं। क्या कहते हैं उसको सूती को अंग्रेजी में जी? कॉटन का जीन्स, कॉटन का शर्ट पहने हैं। ये देखिए सूती कपड़ा इहो रखते थे। और यहाँ पे चांदी की डिबिया में लाल कलर का सूती वस्त्र मिला था। और कल यही क्वेश्चन कोई मुझसे पूछ रहा था। कौन पूछा था? प्रभाती थे मुझे लगता है, सूती वस्त्र के बारे में। तो यहाँ से क्या मिला था? सूती वस्त्र का कपड़ा मिला था। तथा हाथी की खोपड़ी भी मिली थी। हाथी का खोपड़ी, सर कटा हुआ खोपड़ी को सुखा के रखा था। वो सब सोचिए, इतना शौकीन था। पहले प्राचीन जमाने में यानी कि शिकार भी करते थे, तभी ना हाथी की खोपड़ी रखे थे जी। या फिर हो सकता था कि शौकीन हो, हाथी मरने के बाद उसकी याद में उसे रख लिया। जानवरों का नहीं, बरसिंघा का रखा जाता था। ठीक है, जानवरों का नहीं। अब आगे चलते हैं तो इन दोनों के बाद एक जगह आपको मिलता है क्या? लोथल। अब इस लोथल के बारे में बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन था? लोथल था। यहीं से सुतका के नोट नहीं था, लोथल था। और यहीं से वो पाकिस्तान में था, ये भारत की बात कर रहा हूँ, भारत का एकमात्र बंदरगाह। और यहीं से क्या मिला था? गोदीवारा के साक्ष्य मिले थे। अब गोदीवारा क्या होता है जी? डाक यार्ड। गोदीवारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डाक यार्ड। और डाक यार्ड का मतलब क्या होता है? जहां पे नावों का निर्माण होता है।
क्या होता है? जहाँ पे नाव बनते हैं वो, यानी कि हमारे लोथल यानी गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात का क्षेत्र पड़ता है लोथल, लोथल में उस समय नावें भी बनाई जा रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये केवल भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी व्यापार किया करते थे, जिसमें ये मेसोपोटामिया, ईरान, इराक के आसपास और फारस तक भी किया करते थे। और ईरान का ही पुराना नाम क्या था? फारस, जिसे फार्मूसा या फारस कहते थे, ईरान का ही पुराना नाम था। अतः ईरान के साथ व्यापार होता था। और उसी ईरान में क्या था? मेसोपोटामिया था। और उसी मेसोपोटामिया से याद रखिएगा एक मोहर मिला था, जिस मोहर में उन सिंधु को मेलुहा शब्द से परिचित कराया था। क्या कहा था सिंधु को? मेलुहा। तो पूछता है कि मेसोपोटामिया में मिले अभिलेख में हमारे भारत के सिंधु, क्या बोलते हैं, हड़प्पा को या सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? तो वहाँ उसे मेलुहा शब्द से जाना जाता है। किस शब्द से? मेलुहा शब्द, याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया लोग कौन शब्द यूज किए थे? मेलुहा शब्द यूज किए थे। क्लियर? ध्यान रखिएगा मैं जो बता रहा हूं। अब देखिए यहां से क्या मिली थी? फारस की मुद्रा। तो बताइए कि जब व्यापार नहीं हो रहा था तो फारस की मुद्रा कहां से मिलेगी? और यही फारस का नाम बदल के फार्मूसा, फार्मूसा के बाद क्या हो गया? ईरान हो गया। वही मेसोपोटामिया का क्षेत्र पहले फारस कहा जाता था, उसके बाद क्या हुआ? ईरान हो गया। तो यहाँ से फारस की मुद्रा भी मिली, मतलब कि वहाँ के लोग भी यहाँ आते थे क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। क्लियर? और हम भी जाते थे वहाँ व्यापार करने के लिए। आगे आप देखिएगा तो क्या हुआ है? पक्के रंग के क्या मिले हैं जी? पात्र मिले हैं। पके रंग के रंगे हुए पात्र, मतलब कि जो आपका वो पतुकी कहते हैं, हम पतुकी को पका के और उसको रंग के भी क्या करते थे? यहाँ पे बेचते थे, जिसको क्या कहा जाता था? पके रंग के रंगे हुए पात्र। तो ये मिट्टी के पात्र यानी कि बर्तन थे, ठीक है, जो क्या थे? एक तो पकाए हुए थे, उसके बाद पेंटिंग भी, कलाकृति भी इस पे की जाती थी। क्लियर? थोड़ा और नीचे ये तो देखिए, धान एवं बाजरे के साक्ष्य। यहाँ क्या था जी? यहाँ पर था गेहूं और जौ के साक्ष्य। और यहाँ क्या मिल गया? धान एवं बाजरे। इसके कहने का मतलब कि ये धान से भी परिचित थे। और आप बताइए कि धान का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? धान का सबसे पहला साक्ष्य कोलडेवा से चावल मिला था। लहुरा देव से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले थे, जो 9000 साल पहले मिला था। और मेहरगढ़ से जो मिला था वो कितना साल पहले मिला था? 5000 साल पहले मिला था मेहरगढ़ से। अतः सबसे प्राचीन क्या है? लहुरा देव। लहुरा देवर नहीं, लहुरा देव। हाँ, याद करने के लिए आप, ठीक है, अच्छा है। हाँ, क्लियर? ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए तो धान और बाजरे का साक्ष्य मिलता है। किसका साक्ष्य मिलता है? धान और बाजरे। मतलब उस समय धान और बाजरे भी क्या होते थे? बोए जाते थे। इसके बाद देखिए फारस की मुद्रा के साथ साथ फारस की मोहरें भी यहाँ प्राप्त हुई है। मतलब यहाँ पे हो सकता था कि फारस के व्यापारी आके रहते भी थे और अपनी मोहर लगा के सामान भी देते थे। क्लियर? ये उसके बाद देखिए कि घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। क्या मिली है? घोड़े की मृण मूर्ति, मतलब घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है, लेकिन क्या नहीं मिला है? घोड़े का चित्र नहीं मिला है। फिर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि चित्र के बारे में पूछता है कि घोड़े का चित्र सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या नहीं मिला है? घोड़े के दांत, घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े की मृण मूर्ति और घोड़े का चित्र। तो ये सब घोड़ा नहीं देगा, बाकी हाथी गेड़ा देगा और एगो घोड़े का चित्र दे देगा। और आपको लगेगा कि घोड़ा तो था, तो चित्र भी होगा। तो याद रखिएगा, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है कि घोड़े का चित्र नहीं मिला था, मतलब नहीं मिला था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 3 गो युगल समाधि मिली थी। अब युगल समाधि का मतलब जानते हैं क्या होता है? सती प्रथा। हाँ जी, पति के साथ पत्नी को दफना देने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि सती प्रथा के प्रमाण के रूप में इसे भी ले सकते हैं। क्योंकि अब सोचिए कि एक ही दिन में पति और पत्नी दोनों नहीं ना मर जाएंगे, दोनों में से कोई एक मरेगा। हो सकता है कभी कभी संभावना है कि कभी कभी मर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पति के मरने के बाद पत्नी भी क्या करती थी? स्वयं को उसी कब्र में डाल के और दफना दिया जाता था, वो खुद ही दफना दी जाती थी। अतः यहाँ पे क्या मिले हैं? युगल समाधान के साक्ष्य मिले, मतलब पति और पत्नी के, और एक नहीं 3 मिले हैं। तो आप कहते हैं कि एरन अभिलेख से पहली बार सती प्रथा की चर्चा मिलती है, जो भानुगुप्त का था। तो ये बताइए कि फिर यहाँ ये क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा के साक्ष्य मिल सकते हैं, मिले थे, लेकिन सबसे पहले एरन अभिलेख मिला था, बाद में ये मिला था।
अतः ये 1920-21 के आसपास की बात की घटना हो जाती है और वो पहले ही मिला। एरन अभिलेख कब मिलता है? गुप्त वंश के शासनकाल में ही होता है। तो गुप्त 300 था, अतः इसको बाद में कारण क्या कहा जाता है? इसको नहीं, सबसे प्रमाणिक उसी को कहा जाता है। लिखित रूप से साक्ष्य मिला था। यहाँ तो क्या मिला है? लिखित साक्ष्य नहीं है, वो लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, और यहाँ पे प्रमाणित साक्ष्य। क्लियर? थोड़ा सा और आगे हैं, आते हैं तो अब आपको मिलता है चंद्रहुद्रो। क्या मिलता है? चंद्रहुद्रो। इसकी खोज किए थे एन.जी. मजूमदार और इसकी खोज एस.आर. राव किए थे। हमको लग रहा है कि सारा स्केच हमारा धीरे धीरे मुँह रहा है, अब सब में एक बार फीलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चंद्रहुद्रो की खोज किसने किया था? एन.जी. मजूमदार ने। और इससे यहाँ से क्या मिला था? मनका बनाने का कारखाना। मनका जानते हैं किसको कहते हैं? आज की हमारी महिलाएं बड़का बड़का गहना पहनती है, ई सोचती है का कि इहे बहुत तेज है। आज से 4500 साल पहले वो गहना पहनते थे, वह गहना बनाने के कारखाने को क्या कहते थे? मनका बनाना। मनका का अर्थ क्या होता है? गहना बनाने का कारखाना। और यही गहना बनाते थे, गहना नहीं, आप देखिए यहाँ पे लिपस्टिक भी लगाती थी ये लोग। आज जो लोलवा पोत के आप लोग घूमते हैं तो आप लोग स्पेशल नहीं हैं, आपसे ज़्यादा स्पेशली थी कि इस समय क्या है? लिपस्टिक, सोने या चांदी के गहने पहना करती थी, याद रखिएगा। और इनके पास ये खिलौने भी बनाते थे। क्या बनाते थे? खिलौना भी बनाते थे। तो आज चीन वाले खुश ना हो, हम आज से प्राचीन जमाने से खिलौना जानते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद एगो ईंट पे मिला है क्या कि कुत्ते और बिल्ली के पैरों के छाप मिले हैं, जिसमें आगे आगे बिल्ली के पैरों के छाप, उसके पीछे कुत्ते के पैरों के छाप मिले हैं। और तब कहा जाता है कि उस समय कुत्ता बिल्ली भी था। और पूछता है कि कुत्ता और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के चिन्ह, पद चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चंद्रहुद्रो से। क्लियर? क्लियर ना जी? तो अब ये लोग का मन करोगे, ओए चूड़ी का तो कहीं मिला नहीं। आगे आते हैं ना, यहाँ नहीं मिला था। हई देखिए कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता था काले रंग की चूड़िया। तो हरी हरी चूड़िया नहीं, काली काली चूड़िया ये लोग पहनते थे, याद रखिएगा। और ये भी क्या थे? बड़े ही उन्नत थे। यहीं से पहली बार जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? जूते हुए खेत के साक्ष्य। और ये लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। और सॉरी, भोगवा कहाँ गए जी? कालीबंगा की चर्चा करें ना जी। कालीबंगन किसी नदी किनारे नहीं है। कालीबंगन कहाँ है? हाँ, लोथल कह दिए थे। कालीबंगन कहाँ है? कौन से राज्य में पड़ता है? कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ नदी कहाँ थी जी? राजस्थान में तो ऐसे ही सब नदी मुई है। और यहीं से देखिए, यहाँ से मिले थे किसके साक्ष्य? मतलब यहाँ भूकंप भी आता था। क्यों? क्योंकि हिमालय के पास का क्षेत्र था और अरावली श्रेणी यहीं पे थी, और जहाँ पर्वत श्रेणी होंगे वहाँ भूकंप भी होगा, अतः भूकंप के साक्ष्य। उसके बाद देखिए, एक चबूतरे पे अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले तथा 7 गो अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये यज्ञ और हवन भी किया करते थे, मतलब पूजा पाठ में भी आगे थे। हमें आज के लोग पूजा पाठ नहीं, ये प्राचीन जमाने से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, तो हम इनसे आगे नहीं थे। हम इनका क्या कर रहे हैं? इनके खींचे गए चिन्ह पे, पद चिन्ह पे चल रहे हैं। उसके बाद देखिएगा कि सेलखड़ी की मुहरें भी मिली है। ये सवाल कंफर्म याद रखिएगा, पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सेलखड़ी की मुहर कहाँ से मिली है? सेलखड़ी बेसिकली क्या होता था? सेलखड़ी एक प्रकार की मिट्टी होती थी जो जब सूखती थी तो पत्थर जैसी बन जाती थी, और उसी से क्या किया जाता? उसी पे मुहर लगा के जब भेजना होता तो राजा जी महाराजा चाहे जो बड़े व्यापारी होते थे अपना मुहर मार के भेजते थे। तो सबसे पहले जो मुहरें मिली थी किसकी मिली थी? सेलखड़ी की ही मुहरें मिली थी। और सिक्के भी लगभग सेलखड़ी के ही थे, लगभग, ध्यान रखिएगा इसका। तो सेलखड़ी की मुहरें कहाँ से मिली थी जी? कालीबंगन से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। उसके बाद देखिए, मृद भांड के टुकड़े मिले। मृद भांड मतलब मिट्टी के भांड, मतलब कि आज का पतुकी, तसला, तसली, घैला, ठीक है, इसी को कहते हैं भोजपुरी में जो कहिए। इसके बाद देखिए एक और जगह मिला, क्या है? धौलीवीरा। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा स्थल है ये,
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत का कौन सा है? धौलावीरा ही है, याद रखिए, सबसे बड़ा है। राखी गढ़ी की धौलावीरा है जी। हाँ सही सही, राखी गढ़ी, धौलावीरा नहीं, धौलावीरा नहीं है। ये जानते हैं कहाँ है? ये घूमने वाला जगह है। जब आप गुजरात जाइएगा ना, तो गुजरात से समुद्र के बीचों बीच जाके आगे एक बहुत अच्छा सा शहर बसा हुआ है जो जिसको धौलावीरा कहते हैं। और इसको जानते हैं, गुजरात से 500 किलोमीटर का रास्ता है, बाइक वालों के लिए सबसे बेस्ट है, यानी मेरे लिए। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक दिन जाऊँगा वहाँ घूमने और बाइक से राइड किया जाएगा समुद्र वाला। इसमें अगर गाड़ी चलेगा ना तो लगता है कि जैसे समुद्र पर गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि बीचों बीच रोड है, दोनों तरफ समुद्र पूरा भरा पड़ा है। हाँ 500 या 300 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन जगह इतना बढ़िया है कि जाने के बाद आप क्या हो जाइएगा, आप जाइएगा जाने के बाद क्या हो गया, गज पूर्णांक गज बटा गज, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाइएगा। क्लियर? आगे ध्यान देते हैं। अब देखिए साक्ष्य में यहाँ से क्या मिले हैं, विशाल जलाशय। तो काहे जलाशय में नहीं मिलेगा जी? जब समुद्र के किनारे स्थित है जलाशय नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा कौन सा है, धौलावीरा कहाँ है? समुद्र के किनारे। और कहाँ है? कच्छ के रण में है। कहाँ है जी? ये कच्छ के रण में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? जोश में आके जेपी जी किए थे, जेपी जोशी। किसने किया था? जेपी जोशी। ठीक है। और इसमें क्या है, उन्नत जल प्रबंधन भी। क्यों है? क्योंकि देखिए समुद्र के किनारे थे, अतः बार बार बाढ़ के आने से पानी आती थी और आके इनके घर पे लग जाती थी। क्योंकि क्या आपको मैंने बताया था ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी थी। अतः यहाँ पे बार बार जल लगने के कारण उन्होंने जल प्रबंधन की व्यवस्था लगाई थी और उत्तम किस्म की नालियाँ बनवाए थे। यही धौलावीरा वाले, लोथल वाले में भी मिलेगा आपको नाली के प्रबंधन, क्योंकि वो भी समुद्र के किनारे थे। अतः पानियाँ यहाँ आती थी और उन्हीं नालियों से क्या होती थी, चली जाती थी। क्लियर? आगे आप देखते हैं तो देखिए हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर यहीं से मिले थे। अब अक्षर मिले तो यहीं से आपको बता दूं, इसको आदि ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है? लिखा गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। और यही क्या है, यही से कैसे मिले थे? 10 बड़े अक्षर के साक्ष्य मिले थे, लिपि। तो यहाँ की जो लिपि थी ये क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब क्या होता है कि इन्होंने जो लिखा था अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। जैसे कि देखिए यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब आपको ही आपके घर से कहीं दूर जाना है, वापस आना है, तो कैसे आइएगा? तो आप क्या बनाते हैं? मैप बनाते हैं। तो मैप कैसे बनाते हैं? अपने हिसाब से बनाते हैं। तो ये लोग बनाया क्या कि ये एक व्यक्ति है, ऐसे जा रहा है, जाते जाते गया, यहाँ से मुड़ना था तो मुड़ने के लिए ऐसे बना दिए, यूँ मुड़ना है। उसके बाद यहाँ जाके रुकना है तो पॉइंट बना दिए। इसी प्रकार के क्या मिले हैं ना, कुछ मिले हैं। और यहीं से अगर उनका फुआ फूफा होंगे तो यहाँ से 3 गो रास्ता ऐसे बना दिए कि जाना है तो ऐसे ऐसे घूम के जाना है। ठीक है। खाने पीने की व्यवस्था जहाँ बना दी थी वहाँ पे कप प्लेट बना के ऐसे कुछ बना दिया कि आप जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं। तो इसी प्रकार के चित्र बने थे जिसको अभी तक कोई समझ या पढ़ नहीं पाया। जो कैसे लिखे जाते थे? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, मतलब कहने का मतलब कि ऐसे लिखे जाते थे, ऐसे। अब ये लगातार ऐसे लिखने के कारण इनका कोई शैली पता नहीं चला। अतः इस शैली को हम, क्योंकि ये लगता है कि इसे गाय पेशाब की और नीचे जा रहा है, इसी कारण इस शैली को क्या कहते हैं? गौमूत्र शैली के नाम से जानते हैं। कौन सी शैली को? गौमूत्र शैली को, या फिर इसे ही बुष्ठोफेदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुष्ठोफेदम। तो ये इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे क्या कहा जाता था? बुष्ठोफेदम या गौमूत्र लिपि, गौमूत्र शैली। क्लियर? कंफर्म? आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो क्षेत्र मिला था पाकिस्तान में, क्या मिला था? सुरकोटदा। सुरकोटदा जो कहाँ मिला था? बेसिकली इसकी खोज RL स्टाइले ने की थी और ये पाकिस्तान में मिला था। ठीक है। अब यहाँ साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से 2-3 ही साक्ष्य बेसिकली मिले हैं। एक तो कब्रिस्तान से कलश के साक्ष्य मिले हैं। कलश का मतलब आज भी देखिएगा कि जब शव को जलाने जाया जाता है तो हिंदू धर्म विधि विधान के अनुसार क्या होता है कि कंधे पे कलश लेके, मूवी में देखिएगा, और लेके पहले क्या किया जाता है, उसके चारों तरफ घूमा जाता है। अब हमारे पंडित जी थोड़ा चलाक हो गए, कलश नहीं देते हैं, कहते हैं यहीं 5 गो लोग घूम लीजिए। हम घाट पे जाते हैं, यहीं 5 गो लोग, जबकि यहीं 5 गो लोग नहीं घूमना था। एक कलश होता था, उस कलश में जल होता था और जल से उसको कंधे पर रख के उसको पूरा घेरा जाता था। जिस जल को क्या करते थे, वो किसी हंसुए के माध्यम से फोड़ दिया जाता था और वो पानी गिरता था तो क्या था? शुद्ध गंगा जल था, ताकि जब जल है तो इसकी आत्मा बाहर ना आए, सीधे कहाँ जाए? डायरेक्ट ऊपर। तो ये विधि विधान होता था। तो ये कहाँ से मिला है? पाकिस्तान से भी साक्ष्य मिला है। तो पाकिस्तान को मुस्लिम देश कहना कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या है? इसी सभ्यता से संबंधित है। हाँ, भारत का लड़का ही, ऐसा कोई बात नहीं। भारत से जन्मा है तो भारत का बेटा नहीं हो तो क्या होगा? हाँ,
क्या दिक्कत, लेकिन भारत का बेटा है, भारतीयों का तो ससुराल हो जा रहा है आज का। अब पता नहीं वहाँ की महिलाएं भाग भाग के आ रही है, लेकिन वहाँ से एगो भाग के रहते हैं, यहाँ से दूगो भाग के जा रही है, बोले कि हम छोड़ेंगे नहीं, पटेदारी नहीं। यहाँ की महिलाएं भी महान है, उधर से भीख के गरीबी के मारे भाग के यहाँ आती है कि यहाँ पेट भरेंगे, यहाँ ज़्यादा अमीर चल जाती है कि हम गरीबी में जिएंगे। तो जब एगो भाग के आई थी तो यहाँ से दूगो गई थी, एगो आई थी ना तो यहाँ से दूगो गई थी। इतनी महान भारत की महिलाएं हैं, ये किसी को कम नहीं करने देंगी। आगे देख लेते हैं, आगे 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 आगे। इसके बाद यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली थी, मतलब कि अस्थियाँ मिल गई घोड़े की, हस्तियाँ यहाँ से मिली, दांत इधर मिलते हैं मोहनजोदारो से, मूर्ति मिलती है इधर से। कहाँ गया था जी? हाँ, लोथल से मिली थी। लोथल कहाँ गया लोथल? हाँ ये देखिए गोरल की मिट्टी की मूर्ति मिलती है। तो यहाँ से देखिए मोहनजोदारो से दांत मिला, यहाँ से मिट्टी की मूर्ति मिली, और यहाँ मिला है कहाँ? सुरकोटा में अस्थि पंजर। तो पूछता है सवाल कि घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य या घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा, सुरकोटदा। तो इसको सुरकोटदा नहीं, सुर घोटदा याद कर लीजिएगा। घोटदा से घोड़ा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। क्लियर? आगे आते हैं कहाँ? सबसे दक्षिणी स्थल नाम क्या होता है? दाइमाबाद। दादी से माठा मांग के पी, वही वाला दाइमाबाद। ये दाइमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और इसके बारे में जान लीजिए कि यहाँ पे रथ चलाते हुए मनुष्य की चर्चा की गई है। तो सोचिए अभी रथ चला रहे हैं तो कितना विकसित है। आज के लोग दूल्हा जा रहे हैं बारात पे तो रथ मंगा रहे हैं स्पेशल, और उस समय रथ चलता था तो ये कोनो बड़का बड़ी बात नहीं था। उसके बाद देखिए, इसके बाद सांड और गेडे की आकृति यहाँ से भी मिली है। कहाँ से? दाइमाबाद से। उसके बाद सेंधव लिपि के मोहर मिले हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर भी यहाँ से मिले हैं। मृदभांड, तस्करी, प्याले के क्या बोलते हैं? हाँ, फतेहपुर से मिले ही नहीं है, ये बनावली का है, फतेहपुर हरियाणा का। इसको मतलब ये तो मृदभांड, तस्करी और प्याले। तस्करी मतलब जानते हैं क्या होता है? इसकी मूर्ति मिली है उड़न तस्करी। कौन उड़न तस्करी? आज का अंतरिक्ष यान, आज का अंतरिक्ष यान। अतः वो अंतरिक्ष यान के तहत क्या बनाते थे? मूर्तियां बनाते थे। तो बिना देखे क्या बना देते थे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखे होंगे। तो ये लोग भी क्या थे? आधुनिक और विकसित थे। इसके बाद आते हैं कौन सा? बनावली में। ये बनावली खाली बनने में ही तैयार था। देखिएगा बनावली कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है बनावली? हरियाणा। और एक और हरियाणा में क्या था जी? धोलीवीरा भी कहाँ है? गुजरात में। हरियाणा में एक और था जी, बनावली और राखीगढ़ी। हाँ, राखीगढ़ी और बनावली कहाँ थे? ये दोनों हरियाणा में थे। सही कह रहे हैं। रोपड़ पंजाब में था, लोथल गुजरात में था, ठीक है। और क्या बोलते हैं? मांडा जम्मू कश्मीर में था, दाइमाबाद महाराष्ट्र में था, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। क्या बोलते हैं उसको? उसके बाद आपका आइएगा सुतका गेंडोर पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सुरकोटदा पाकिस्तान, उसके बाद हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदारो पाकिस्तान, ये सब पाकिस्तान में थे। चलिए उसको एक बार मैप बना के हम लोग देख लेंगे। आगे देखते हैं। तो दाइमाबाद हो गया। अब बनावली में देखिए क्या क्या मिल रहा है। एक तो इसकी खोज किसने की थी? इनके पापा ने, रविंदर सिंह बिष्ट ने, ठीक है। एक है रविंदर चाचा, उन्हीं के नाम पे हमको इनका नाम याद रहता है। तो रविंदर सिंह बिष्ट ने किसकी खोज की थी? बनावली की खोज की थी। और ये कहाँ है? हरियाणा के फतेहपुर जिले में है, ठीक है। और यहाँ से लाजवर्द तथा कर्नेलियन के मनके मिले थे। लाजवर्द जानते क्या होता है? लाजवर्द एक पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर होता है। और उस पत्थर का मनका मतलब, मनका का मतलब गहना। आज के गहने, गहने मिले थे, बाली नहीं, सब मिले थे। उसके बाद हल की आकृति भी कहाँ से मिलती है? यही बनावली से। बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है कि हल की आकृति प्रथम बार कहाँ से मिली थी? बनावली से। जबकि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ गया जी? कालीबंगन कहाँ गया? हाँ, यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य। कन्फ्यूज आ जाते कभी कभी, वहाँ से मिले थे। अब याद रखिए कि हल यहाँ मिला है, खेत उन्हें जुता रहा है, चल गया होगा लेके। तांबा के वनाग्र, मुहर एवं क्या मिले जी? बटरना नहीं यार, अरे बटखारा। बटखारा मतलब तौलने वाला, उसको बटखारा कहते थे ना जी।
आजो तो बटखरा कहते, किलो नहीं बटखरा। बटखरा और किलो में अंतर जान लीजिए। किलो का मानक है कि 1000 ग्राम, बटखरे का मानक नहीं था। बटखरे का मानक नहीं था, वो बेसिकली तौल के लिए पत्थरों को ले लेके रख दिए थे, जिसका कोई वैल्यू नहीं था कि 1 किलो है कि 2 किलो। 1 किलो 2 किलो तो बाद में है, कब? 1960 कि 71, 1970 शायद, 69 की 70, एसआई पद्धति की शुरुआत 60 है ना, लेकिन मैं किसी क्यूज में मारा था, उसमें गलत दिया था शायद, 70 दिया था। तो चलिए 1960 में, और उसी समय मानक किया गया था 1 किलो 2 किलो, जिसमें 3 प्रथाएं थी। कौन सी? सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एमपीएस प्रणाली, एमकेएस, और उसके बाद ये एमकेएस। तो देखिए सीजीएस प्रणाली किसने विकसित की थी? फ्रांस ने। एमकेएस प्रणाली भी फ्रांस ने, जबकि एफपीएस प्रणाली फुट पाउंड और सेकेंड ब्रिटेन ने। और उसके बाद सबकी मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता है? एसआई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम प्रणाली, चाहे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल चाहे इंटरनेशनल सिस्टम प्रणाली कहा जाता है। आसान करने की एसआई प्रणाली कहा गया, ठीक है। तो ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ स्थल मिले थे। कहाँ है रोपड़? एगो इधर रोपड़ भी छोड़ा हुआ, साइड में जगह नहीं मिला तो यहाँ लिखना पड़ा। इस रोपड़ को भी थोड़ा सा समझ देते हैं। इस रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? बीबी के लाल थे। इस रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? बीबी के लाल, माने बीबी लाल, बीबी के लाल नहीं हो गए, बीबी लाल थे, ठीक है। ये रोपड़ कहाँ है? पंजाब के रूपनगर में स्थित है। और यहाँ से देखिए सेलखड़ी के मोहर मिलते हैं। तो मोहरों की चर्चा तो पहले हो गई। सेलखड़ी क्या थी? बेसिकली मिट्टी को, ऐसी मिट्टी थी जिसको बनाने के बाद वो पत्थर के जैसे हो जाते थे। चंट के बटखरे यहाँ भी मिलते हैं। चंट क्या होता है? एक पत्थर होता है। उसके बाद तांबे के वनाग्र तथा कुल्हाड़ी, यहाँ पे देखिए तांबे की कुल्हाड़ी मिलते हैं, ठीक है। जबकि पहली बार तांबे का कुल्हाड़ी कहाँ से मिला था? अतिरमपक्कम से। कहाँ से मिला था? अतिरमपक्कम। और अतिरमपक्कम कहाँ स्थित है? मद्रास के पोलवरम जिला। मुंडी काट दे छूस। अतिरमपक्कम मद्रास में है, ठीक है, लेकिन पोलवरम जिले में नहीं है। पोलवरम जिले से जो मिला था हस्तकुठार मिला था, हस्तकुठार। और वो कहाँ से मिला था? उसका भी क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था। वही पोलवरम जिले मद्रास कहाँ से मिला था? मद्रास से मिला था। और जो हस्तकुठार था वो तांबे का नहीं था, वो किसका था? पत्थर का था। और जबकि ये जो था ये तांबे का था। तांबे का मतलब कि 9 पाषाण काल, और हस्तकुठार का मतलब पूरा पाषाण काल, उसकी चर्चा कर रहे थे। तो उस समय तांबा नहीं मिला था। अतः अतिरमपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, जहाँ से क्या मिले थे? तांबे की कुल्हाड़ी। और दूसरी तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिलती है? रोपड़ से। और यहाँ से देखिए मृदभांड और छुरा भी मिला था, मतलब कि मार मुँह आने वाला भी व्यक्ति था। कुल्हाड़ी भी दिखा रहा है, छुरा भी दिखा रहा है। अब मांस काट रहा था कि आदमी कौन जानता है, लेकिन इनको कहा गया था कि ये लोग लड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे। कैसे व्यक्ति थे? व्यापारी व्यक्ति थे। इसी कारण क्या हुआ? इनकी संस्कृति लगभग समाप्त हो गई। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी कहाँ से मिले थे? यहीं से। लेकिन एक और बता दूं कि सर्वप्रथम मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले थे बुर्जहोम से। कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम से। जबकि दूसरा कहाँ से मिला था? रोपड़ से। तो अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ते के साथ मानव के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो रोपड़। लेकिन पूछे कि कुत्ते के साथ मानव के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो कहाँ से मिले थे? रोपड़ से। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ से, और ऐसे कहे तो बुर्जहोम से। और एक बात और आपको और बता दूं, हाँ कहाँ गया जी? लोथल कहाँ गया? लोथल। ये लोथल में एक और चीज़ जान लीजिए कि यहीं से क्या बोलते हैं उसको, गर्त आवास के साक्ष्य यहाँ से मिले थे ना। हाँ, यहीं से क्या मिले थे? गर्त आवास के साक्ष्य भी मिले थे। क्या मिले थे जी? गर्त आवास के साक्ष्य भी मिले थे। अब गर्त आवास का मतलब जान लीजिए क्या होता है? वैसे घर जिसको जमीन के अंदर बनाया गया हो। तो गर्त आवास के साक्ष्य भी कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे। अतः ये आपका होता है पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का द एंड। अब इसमें थोड़ा बहुत और बताना इनकी सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति में क्या थी कि ये व्यापारी वर्ग थे। पशुपालन में पशुओं का पालन करते थे, जिसमें हाथी, गाय, भैंस, गेंडे सभी को लगभग पालते थे। उसके बाद खान पान में ये मांस, मछली और शाकाहारी सब खाते थे, ठीक है, सर्वाहारी। अगर पूजा की बात करें तो ये
माताओं की भी मतलब महिलाओं की भी पूजा और पुरुषों की पूजा करते थे। पुरुषों की मूर्ति के रूप में क्या मिला है? आदि शिव की मूर्ति मिली, जिसको पाशुपति कहतनाथ कहा गया। और महिलाओं में क्या मिली है? गर्भ से निकलती महिला की मूर्ति मिली है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों की पूजा करते थे। थोड़ा बहुत जादू टोना टोटका भी यहाँ पे उपस्थित था। और क्या कह सकते हैं, पैसे की स्थिति में देखिए तो उन्नत थे, क्योंकि सोना चांदी के भी मुहरे यूज करते थे और पैसे यूज करते थे। अतः इनके पास सभी की जानकारी थी। हाँ, हड़प्पा वाले को सब धातुओं की जानकारी थी, एक को छोड़ के, जिसे क्या कहते हैं? लोहे की। और लोहे का प्रमाण पहली बार कब मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। कहाँ से? अंतजरी खेरा से। कहाँ से मिलता है? अंतजरी खेरा से मिलता है। इस बात का क्या कीजिएगा? ध्यान रखिएगा। और इनका विनाश कैसे हो गया? तो अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग प्रकार से इनका विनाश बताया। किसी ने कहा कि बाढ़ आने से मुँह गए, किसी ने कहा कि नहीं बाढ़ आने से नहीं, यहाँ पे आक्रमण, आर्यों का आक्रमण हुआ था और आर्यों ने इन्हें मार दिया। किसी ने कहा कि नहीं भूकंप आया था तो धरती पलट गया, ऐसे मर गए। अब कैसे मरे किसी ने देखा नहीं, ना मैंने देखा ना आपने देखा। तो फिर क्या कहें कि किसने देखा? देखा था क्या आपने? इन्हों भी नहीं देखा था। तो चलिए अब यहीं पे क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करते हैं। कर दीजिए बंद। हाँ, बता दें आप लोगों को फिर एक चीज़ जो दिमाग से निकल गया था। यहीं से कपास के भी साक्ष्य मिले थे, और कपास मिलने के कारण इन्हें उन्होंने सिंडन कहा था। क्या नाम दिया था? मेसोपोटामिया और यूनानी वालों ने क्या नाम दिया था इसका? सिंडन। और उसी सिंडन से बना था इंडन और इंडिया। याद रखिएगा, कपास को ही क्या कहते थे? वो सिंडन कहते थे। और इसी सिंडन से उन्होंने क्या बनाया? इंडन और इंडिया। क्योंकि सिंधु को सिंधुस्तान कहते तो यहाँ रहने वालों को भी क्या कहेंगे? इसीलिए स को ह प्रोनाउंस करते थे। कौन? ये सिंधु स्थल था, तो अरब वासी जो थे वो स को क्या करते थे? ह प्रोनाउंस करते थे। अतः वो सिंधुस्तान को क्या कहने लगे? हिंदुस्तान कहने लगे। और भारत का नाम हिंदुस्तान किसके वजह से पड़ा? अरबों वाले उनको सिंधुस्तान, और यूनानी सिंडन कहते थे। तो सिंडन से क्या बना? इंडन बना। और सिंडन से उन्होंने क्या कहा? इंडिया नाम दिया। क्लियर? कंफर्म? हाँ, कपास के साक्ष्य सभी से मिले हैं। सबसे ज्यादा आपके कपास के, ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से कपास के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा की बात करें तो आपका लोथल से मिला है, दाइमाबाद से मिला है, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी की अधिकता थी और ये कपास अधिक से अधिक होते थे। हाँ, कपास की खेती ज्यादा करते थे। कपास से सूती वस्त्र, और ये फेमस भी किसके लिए थे? सूती वस्त्र के विक्रेता के रूप में, जिसको बताया नहीं था मैंने सूती वस्त्र के बारे में। यहाँ पे कहाँ गया जी? इसी में था सूती वस्त्र। देखिए यहाँ पे सूती कपड़ा, तो सूती कपड़ा के लिए फेमस थे। और बेसिकली नदियों किनारे स्थित है, तो यह कपास भी बोते थे। और कपास के कारण इसको सिंडन कहा जाता था ना। सिंडन के बाद इंडन हो गया, इंडन से इंडिया बना। क्लियर? तो चलिए डन। एक बार और पूछ कर दीजिए, क्योंकि कहीं फिर मुझे याद आया।